प्रश्न है खाली स्थान है, ठीक है? पहले हम लोग खाली स्थान को ही देख लेते हैं। सबसे पहले हमसे ये पूछ रहा है कि शारीरिक परीक्षण की विधियाँ, मतलब जो फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं शारीरिक परीक्षण की विधि। तो 2 हमें विधियाँ के नाम लिखना है। तो एक हो गया पाल्पेशन, एक हो गया परक्यूशन, एक होता है ऑस्कुलेशन होता है, एक होता है इंस्पेक्शन होता है। तो 4-5 तरीका मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो पहला पाल्पेशन, परकशन, ये आपको लिख देना है जो भी याद हो। 2 है पानी द्वारा फैलने वाला बीमारी के नाम बताना है। बहुत सारे पानी से फैलने वाला बीमारी है, लेकिन हमें 2 बीमारी के नाम बताना है। तो एक हो गया डायरिया, एक हो गया टाइफाइड, एक होता है हैजा, समझ गए? बहुत सारे पानी जनित बीमारी होता है, तो उसमें से 2 के नाम आपको लिखना है, ओके? तीसरा है घाव के प्रकार बताना है कि घाव के कौन-कौन से प्रकार होते हैं। घाव के प्रकार में देखा जाए आपका, तो एक ओपन बाउंड, एक क्लोज बाउंड, ठीक है? 2 तरह से आपको बताए हैं। चीरा वाला घाव होता है, गहरा घाव होता है, ठीक है? छिछला घाव होता है। तो वो सब घाव आपको पढ़ाए थे, एक ओपन बाउंड और एक क्लोज बाउंड। इसी दोनों का अलग-अलग प्रकार भी है बहुत सारा, तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ओके? आगे है बिस्तरी घाव होने के कारण बताना है कि जो बेड सोर होता है, एक डेक्यूबेटस जो अल्सर होते हैं, यह किन-किन कारण से होता है। तो जो कॉज ऑफ बेड सोर होता है, पहला तो होता है प्रेशर, दबाव लगने से बिस्तरी घाव होता है, और दूसरा होता है स्क्रैच, रगड़ पड़ने से जो है बिस्तरी घाव होते हैं, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। आगे है नर्सिंग के सेंट्रल एलिमेंट बताना है नर्सिंग केयर के। नर्सिंग के केंद्रीय तत्व बताना है, कौन-सा है? तो आपको पता है कि नर्सिंग के मुख्य रूप से जो केंद्रीय तत्व होता है, असेसमेंट होता है, डायग्नोसिस होता है, ठीक है? तो नर्सिंग केयर के ऐसे 5 एलिमेंट होता है, आप लोग को पढ़ाए हैं। असेसमेंट, निदान, प्लानिंग, ठीक है? इम्प्लीमेशन, उसके बाद इवैल्यूएशन। तो 2 लिखना है, तो एक निदान और एक असेसमेंट लिख दीजिए, हो जाएगा। मूत्र बिल्कुल न आने को क्या कहते हैं? देखिए, मूत्र से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। उसमें से एक क्वेश्चन है, कहता है मूत्र बिल्कुल न आने को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे गलत है, ठीक है? ओलिगुरिया होता है उस कंडीशन में जहाँ पे मूत्र तो आता है, बनता है, लेकिन कम बनता है, हल्का बनता है, थोड़ा-थोड़ा। तो उससे जो है हम लोग ओलिगुरिया कहते हैं, ओके? तो ये चीज़ें हैं। मूत्र अगर बिल्कुल अनुपस्थित पूछेगा, मूत्र बिल्कुल नहीं आता है, तो उस कंडीशन में जो है होगा यहाँ पे एनुरिया होगा, ठीक है? एनुरिया, ओके? एनुरिया होगा, ए फॉर अब्सेंस और ए फॉर एनुरिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एनुरिया होगा। ओलिगुरिया उस कंडीशन में होता है जहाँ पे मूत्र कम बनता है या कम निकलता है, तो उस कंडीशन को हम लोग जो है ओलिगुरिया कहते हैं। सही कर लीजिएगा, ओके? आगे चलिए। तो यहाँ पे हमसे ये पूछा जा रहा है कि एड्स के विषाणु का नाम कौन-सा वायरस है? तो आपको पता है एड्स जो है एचआईवी के कारण होता है, एचआईवी एक वायरस है, ओके? आगे चलिए। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि काले रंग के स्टूल को क्या कहते हैं? तो काले रंग के स्टूल को हम लोग क्या कहते हैं? मलीना कहते हैं, याद रखिएगा, ओके? चलिए, ये सब मेडिकल टर्म है। नर्सिंग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपको पता है फ्लोरेंस जो नाइटिंगेल है, उन्हीं के जन्म दिवस हुआ था, उसी दिन जो है 12 मई को मनाया जाता है नर्सिंग डे, ओके? मूत्र का अनुपस्थित, यहाँ पे देखिए उल्टा दिया है ना, मूत्र का अनुपस्थित होना क्या कहलाता है? अब्सेंस ऑफ यूरिन इज कॉल्ड, यहाँ भी गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है? यहाँ पे क्या कीजिए? एनुरिया कीजिए, समझ गए? एनुरिया। तो क्या होगा? मूत्र का अनुपस्थित होना एनुरिया कहलाता है, ओके? एड्स वायरस होता है, एचआईवी अभी पढ़ाए हैं। काले रंग के स्टूल को मेलिना कहते हैं, ठीक है? रिपीटेड किया करके पूछा जाता है, तो मैं टोटल सभी ईयर्स के ऑब्जेक्टिव लाया हूँ, तो यहाँ पे रिपीटेड भी हो सकता है, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। आगे देखिए, स्त्री रोग परीक्षण के लिए कौन-सी पोजीशन दी जाती है? अब आपको बता दें कि महिलाओं के बहुत सारे रोग होता है जननांग का, ठीक है? जैसे डिलीवरी वगैरह भी होता है, तो वो उसके लिए जो पोजीशन दिया जाता है, वह लिथोटॉमी पोजीशन होता है। जैसे आप लोग जानते हैं, फाउलर पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन, कार्डियक पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन, ये सब पोजीशन अलग-अलग है ना, तो उसी प्रकार से लिथोटॉमी भी एक पोजीशन है, महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है, ओके? आगे है बिस्तर के कितने प्रकार? बिस्तर के बहुत सारे प्रकार होते हैं। ओपन बिस्तर, इमरजेंसी बिस्तर, ठीक है? उसके बाद होता है कार्डियक बेड होता है, सर्जिकल बेड होता है, ठीक है? ओपन बेड होता है, बहुत सारे फ्रैक्चर बेड होता है, बहुत सारे बेड होता है। तो उसी में से एक बेड होता है ओपन बेड, क्लोज बेड, आप लिखने के लिए कार्डियक बेड भी लिख सकते हैं, ठीक है? ऑर्थोपेडिक बेड भी लिख सकते हैं। तो मरीज के हिसाब से बेड तैयार किया जाता है, तो वही बेड के प्रकार हो जाता है। आगे है आसन के कितने, मतलब पोजीशन के कितने प्रकार होते हैं? तो मैंने अभी आपको पढ़ाया कि पोजीशन के बहुत सारे प्रकार हैं, मैंने नाम भी लिया। तो फाउलर पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन, ठीक है? साइड लाइंग पोजीशन होता है, बहुत सारे पोजीशन होता है, कोई भी 2 पोजीशन लिखना है। बुखार के प्रकार, बुखार के बहुत सारे प्रकार होते हैं। रेमिटेंट फीवर होते हैं, इंटरमिटेंट फीवर होते हैं, रेगुलर फीवर होता है, इरेगुलर फीवर होता है, ठीक है? बहुत सारे फीवर आप
क्राइसिस होता है, ठीक है? इस चीज़ को जो है ध्यान में रखिए, बहुत सारे फीवर होते हैं। हाइपरपेरेक्सिया होता है, लो पाइरेक्सिया होता है, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। 17 है फ्रैक्चर के प्रकार, यानी हड्डी टूटने के 2 प्रकार बताना है। बहुत सारे प्रकार आपको पढ़ाए हैं, उसमें से 2 प्रकार लिखना है। तो एक होता है कंप्लीट फ्रैक्चर, एक होता है इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, ठीक है? एक होता है ऑब्लिक फ्रैक्चर होता है, ठीक है? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है, समझ गए? तो ये सब फ्रैक्चर आपको याद होना चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा भी, ओके? एनीमा के प्रकार, और बहुत सारे एनीमा मैंने आपको पढ़ाया है, उसमें से आयल एनीमा होता है, ठीक है? आयल एनीमा है, साबुन पानी एनीमा होता है, ओके? उसके बाद जो है आपके बहुत सारे लुब्रिकेंट एनीमा होता है, बहुत सारे एनीमा होता है जिसको आपको याद करके रखना है, ठीक है? आगे चलिए। आगे हम लोग चलते हैं फिर से। आगे है, कहता है 1 ग्राम कितने ओंस के बराबर होता है? तो माय डियर 1 ग्राम जो होता है वह लगभग जो है कभी-कभी 29 ओंस देगा, कहीं पे 30 ओंस देगा, तो अपने हिसाब से जो है लिखिएगा, ठीक है? इतना के आसपास। 20 है, दर्द से निवारण पाने के दवा कौन-सा होता है? तो जो दर्द के छुटकारा के लिए जो दवाइयाँ दिया जाता है वह एनाल्जेसिक होता है, समझ गए? दर्द से राहत के लिए। मसूड़ों की सूजन को क्या कहते हैं? तो मसूड़ों की सूजन को मेडिकल टर्म में हम लोग जिंजीवाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? जिंजीवाइटिस कहते हैं, ओके? मसूड़ों को सूजन को जिंजीवाइटिस कहते हैं। निगलने की कठिनाई को क्या कहते हैं? तो इसे डिस्फेजिया कहते हैं। डिफिकल्टी इन स्वालोइंग इज कॉल्ड डिस्फेजिया, ओके? चलिए, हो गया ये चीज़ें? ऑक्सीजन का सिलेंडर का रंग जो होता है वह किस कलर का होता है? तो आप लोग अस्पताल में देखते होइएगा ब्लैक कलर के रहता है ऑक्सीजन का सिलेंडर जिसमें ऑक्सीजन भरा रहता है। बिस्तर के प्रकार, फिर बिस्तर के प्रकार है तो मैंने आपको बता दिया बिस्तर के प्रकार, ठीक है? ब्लैंकेट होता है, बंद होता है, खुला होता है, पोजीशन के प्रकार, सुपाइन पोजीशन, फाउलर्स पोजीशन, प्रोन पोजीशन, तो ये सब जो है यहाँ पे चीज़ें देखिए, ठीक है? तो जितने भी पूछे आपको याद होनी चाहिए, 3 पूछे, 4 पूछे, 2 पूछे, आपको लिखना है, ठीक है? बुखार के प्रकार आपको पता है, कंटीन्यूअस होता है, इरेगुलर होता है, रेगुलर होता है, रेमिटेंट होता है, इंटरमिटेंट होता है। तो यहाँ पे जितना पूछे आपको आना चाहिए, सब पढ़ा चुके हैं। फ्रैक्चर के प्रकार भी पढ़ा चुके हैं, अपूर्ण, पूर्ण, खुला, ग्रीन स्टिक, ठीक है? बहुत सारे, समझ गए चीज़ों को? रही बात यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दूँ कि आपसे नर्सिंग प्रक्रिया का केंद्रीय तत्व पूछे या स्टेप्स पूछे प्रोसेस का नर्सिंग का, तो वही चीज़ें होता है। आपको सिर्फ बताना ये है कि 5 जो है चरण होता है, आकलन होता है, निदान होता है, ठीक है? उसके बाद योजना होता है, क्रियान्वय होता है और मूल्यांकन होता है। तो ये 5 आप लोग तत्व चरण याद रखिएगा, ठीक है? कोई 2 पूछेगा लिख देना है। बुखार के प्रकार है, वही चीज़ें हैं, आपको पता है। आगे है दबाव के कौन-कौन से स्थान हैं जहाँ पे ज़्यादातर जो है आपको बेड सोर होने का संभावना बना रहता है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि जहाँ-जहाँ दबाव ज़्यादा होता है वहाँ पे बेड सोर होने की संभावना ज़्यादा होते हैं। तो दबाव के स्थान आपसे पूछेगा तो बटक होता है, पीठ होता है, ठीक है? हील एड़ी होता है, उसके बाद जो है आपका दोनों केहनी होता है, ठीक है? एल्बो, उसके बाद जो है आपके पीठ बैक जो होता है कंधे का वहाँ होता है, हेड के बैक वाला पार्ट, इस सब पर दबाव लगता है और यहाँ पे बिस्तरी घाव ज़्यादा होता है। आगे है समान ब्लड शुगर कितना होता है? तो आपको पता होना चाहिए समान ब्लड शुगर जो है डैश से डैश एमजी पर होना चाहिए। डैश से डैश एमजी पूछ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए नॉर्मल जो शुगर होता है 80 से जो है आपके 140 होते हैं। कितना होते हैं? 80 से 140 होता है, इसे नॉर्मल माना जाता है, ठीक है? ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, ओके? आगे चलिए। मूत्र का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है? तो माय डियर मूत्र का जो विशिष्ट गुरुत्व होता है वह यहाँ पे कह रहा है कि मूत्र का विशिष्ट गुरुत्व जो है डैश बीमारी में कम व डैश बीमारी में अधिक होता है। मतलब जो यूरिन का जो ग्रेविटी होता है किस बीमारी में कम होता है और किस बीमारी में ज़्यादा होता है। तो जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट होते हैं उसमें जो गुरुत्व होता है, गुरुत्व मतलब होता है कि फ़ोर्स जो होता है वह यूरिन का जो फ़ोर्स होता है वह जो है एक डायबिटीज़ वाले पेशेंट में जो है कम होता है। जबकि डिहाइड्रेशन जो व्यक्ति होता है उसमें निर्जलीकरण होता है तो उसमें जो है गुरुत्व ज़्यादा होता है क्योंकि जल शरीर में नहीं रहता है तो यूरिन जो है काफ़ी फ़ोर्स से आता है, समझ गए? ये चीज़ें हो गया। आगे है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है यहाँ पे अब मिलान करने वाला प्रश्न आया। तो मिलान करने वाला जो होता है अनडाइन जो होता है आपका वह नेत्र से रिलेटेड है। फुट ड्रॉप जो होता है यह व्यायाम की कमी से होता है, ठीक है? फुट ड्रॉप जो होता है कहीं न कहीं आपके व्यायाम की कमी के कारण जो है फुट ड्रॉप देखने को मिलते हैं। समझ गए चीज़ों को? चलिए आगे चलिए। आगे है कहता है डाइथर्मी। डाइथर्मी जो होता है यह हाई फ्रीक्वेंसी करंट होता है, समझ गए? डाइथर्मी एक प्रकार से हीट जनरेट करता है जो हाई फ्रीक्वेंसी के करंट जो है प्रवाह होने से होता है, ओके? चौथा है ग्वेज। ग्वेज जो होता है वह नली द्वारा पोषण करवाने में मदद आता है ग्वेज को, ठीक है? नली द्वारा पोषण करवाना कोई एक दूसरा नाम से ग्वेज नाम से भी जाना जाता है। आगे है
कहता है ओटाइटिस मीडिया जो होता है वह मध्य कान के संक्रमण को ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। सेकेंड ईयर में इसका विस्तृत से पढ़ना है। अभी जानिए कि मध्य कान के मिडिल ईयर के इन्फ्लामेशन को ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। इन्फ्लामेशन क्या होता है तो समझ लीजिए। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है कि सूजन होना, दर्द होना, ठीक है, उस जगह पर लालिमा होना, यही जो है इन्फ्लामेशन को बताता है। समझ गए। आगे है टूर्निकेट क्या होता है तो आपको पता है कि टूर्निकेट के क्या काम होता है। तो जैसे इंजेक्शन लगाना हो तो टूर्निकेट बांधते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग क्या कैनुला लगाते हैं तो उसके लिए भी टूर्निकेट करते हैं। टूर्निकेट क्या करता है, ब्लड को एक साइड रोक कर रख देता है, जिससे वेन जो है फूल जाता है, उसमें लगाना इंजेक्शन आसान हो जाता है। तो टूर्निकेट रक्तस्राव को रोकने के लिए यानी ब्लीडिंग को जो है रोकने के लिए भी काम में आता है। ओके। कैपलिन क्या होता है तो कैपलिन एक प्रकार के सिर की पट्टी होता है जो कैप नुमा होता है, इसीलिए इसे कैपलिन नाम है, सिर की पट्टी को कहते हैं। ओके। फ्रैक्चर जो होता है, फ्रैक्चर का मतलब होता है कि जैसे ही फ्रैक्चर होगा आपके शरीर में, बॉडी के किसी पार्ट में, हाथ पैर कहीं भी, तो फ्रैक्चर में जैसे ही होगा तो उस बॉडी में मूवमेंट करने में डिफिकल्ट आएगा, ठीक है, कठिनाई होगा। स्पाइका जो होता है यह भी एक प्रकार के पट्टी ही होता है, स्पाइका भी, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन जो होता है कब्ज को कहते हैं। और लेग्जेटिव जो दवाइयाँ होता है, यह लेग्जेटिव ग्रुप के जो दवाइयाँ हैं कॉन्स्टिपेशन को क्या करता है, दूर करता है। समझ गए। तो जो भी कब्ज के दवाइयाँ सिरप होगा वह लेग्जेटिव ग्रुप का ही होता है। समझ गए। या लेग्जेटिव एनीमा भी दिया जाता है। फिर से मिलान करने वाला है। सिलिंग्स क्या है तो सिलिंग्स एक प्रकार के पट्टी है, ट्रायंगुलर पट्टी है। सैंड बैग का इस्तेमाल कहाँ होता है, फुट ड्रॉप से बचाने के लिए होता है। समझ गए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अंडाइन जो है आंखों के साफ करने के लिए इस्तेमाल में काम आता है। समझ गए। एनीमा जो होता है यह आंतों को सफाई करता है, मल को बाहर निकालता है, गंदगी को, ठीक है। कोमा क्या होता है तो कोमा, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बेहोशी, गहरा बेहोशी में है तो उसे हम लोग जो है कोमा कहते हैं। समझ गए। आगे चलिए। टेकीकार्डिया क्या होता है तो टेकीकार्डिया का मतलब होता है तेज नाड़ी। समझ गए। नाड़ी फर्स्ट फास्ट जो है पल्स चलता है उसे टेकीकार्डिया कहते हैं। ओके। सातवां है कोल्ड स्पॉन्ज। कोल्ड स्पॉन्ज जो होता है वह बुखार को उतारना, ठीक है। कोल्ड स्पॉन्ज का इस्तेमाल जो है हम लोग करते हैं बुखार को उतारने के लिए। नहीं देखते होइएगा किसी का बहुत ज़्यादा हाई फीवर होता है तो उसके शरीर में जो है ठंडक जो है दिया जाता है, सिकाई किया जाता है ठंडे पानी से। समझ गए। आगे है खपची। स्प्लिंट का इस्तेमाल कहाँ होता है तो मानिए आपका हाथ में का उंगली जो है, उंगली अगर फ्रैक्चर कर गया है तो उस उंगली में तो बैंडेज नहीं होगा बड़ा सा, तो उसके लिए स्प्लिंट जो है उंगली के शेप में ही आता है और वह जो है उंगली में लगा दिया जाता है, जिससे जो है आपके टूटी हुई हड्डी को सहारा मिलता है, ठीक है। नौवा है प्रोटोस्कोप। प्रोटोस्कोप का इस्तेमाल मलाशय की जाँच, टू एग्जामिन द रेक्टम, मलाशय की जाँच के लिए प्रोटोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। ओके। कैथेटर है। कैथेटर का इस्तेमाल मूत्र रुक जाने में किया जाता है, मूत्र निकालने के लिए या यूरिन रिटेंशन में इसका इस्तेमाल कैथेटर का किया जाता है, दवाई देने के लिए भी किया जाता है। ओके। फिर से मैचिंग ही है। मैचिंग में है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया क्या होता है तो एनोरेक्सिया को लॉस ऑफ एपेटाइट कहते हैं, यानी भूख में कमी को हम लोग एनोरेक्सिया कहते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट। ओके। पायरेक्सिया एक बुखार की प्रकार है, ठीक है। एराइज ऑफ बॉडी टेम्परेचर, यानी एराइज मतलब होता है चढ़ना यानी बढ़ना, टेम्परेचर यानी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने को पायरेक्सिया कहते हैं। पायरेक्सिया का दूसरा नाम फीवर है, बुखार है, ज्वर है। समझ गए। एम्पुटेशन क्या होता है तो माय डियर, एम्पुटेशन होता है जैसे बॉडी के कोई पार्ट जो है अलग करना हो, काट कर या कट कर अलग हो गया हो एक्सीडेंट वगैरह में, तो वह एम्पुटेशन होता है। और उससे उस कंडीशन में मरीज को जो है रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत होती है, उसे ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, उससे सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए। समझ गए। आइसोलेशन होता है तो आइसोलेशन में वैसे मरीजों को रखा जाता है जो इन्फेक्टेड पेशेंट होते हैं, संक्रमित व्यक्ति होते हैं। संक्रमित व्यक्ति को ही ना सबसे अलग रखा जाता है आइसोलेशन में, वही चीज़ें हैं। आर्टिफिशियल फीडिंग। आर्टिफिशियल फीडिंग कहने का मतलब है कि कोई मुंह से भोजन नहीं ले रहा हो तो उससे जो है आर्टिफिशियल यानी आर्टिफिशियल फीडिंग कराया जाता है। तो यह कब कराया जाता है, जब पेट का कोई ऑपरेशन हुआ रहता है तो मुंह से नाक से पाइप डाल के उससे जो है फीडिंग करवाया जाता है, तो ही आर्टिफिशियल फीडिंग होता है। ओके। फाउलर्स बेड है। फाउलर्स बेड कहने का मतलब है कि आपको पता है कि फाउलर्स बेड उसके लिए लगता है जो श्वास से संबंधित जिसको दिक्कत हो, जो हार्ट वाला पेशेंट हो, उसके लिए फाउलर पोजीशन काफ़ी उपयोगी होता है। समझ गए। ग्लिसरीन एनीमा। ग्लिसरीन एनीमा हो, ठीक है, आयल एनीमा हो, ये एनीमा सब जो है, ग्लिसरीन भी एक प्रकार के आयल के तौर पर ही होता है, तो यह कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। समझ गए, कब्ज को। सीज बाथ। सीज बाथ जो होता है यह आपके हेमोरॉइड, कोई बवासीर का पेशेंट है तो उसको मांस निकल जाता है मल द्वार पर, या फिर उसको जो है ब्लीडिंग होता है, इचिंग होता है, पेन होता है, तो इन सब को दूर करने के लिए सीज बाथ जो है पेशेंट को सलाह दिया जाता है कि सीज बाथ
करिए, यानी एक टब होता है, इस टब में जो है पानी भरा होता है, ठीक है? पानी होता है यहाँ पे, इस टब में पानी भरा होता है, इसमें थोड़ा-सा कोई जो है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन डाला जाता है, स्टेरॉइड वाला, जो दर्द वगैरह को कम कर सके, सूजन वगैरह को, इचिंग वगैरह को। तो वह जो है इस गर्म पानी में हल्का-सा एक आध ढक्कन डाल दिया जाता है, मिलाकर पेशेंट को नंगा होकर इसमें बैठना पड़ता है, ठीक है? बैठना पड़ता है पूरे डूबे कर, ताकि जो है उसके आस-पास के कीटाणु मरे, इचिंग कम हो और पेन जो हो रहा है उसमें भी राहत मिले। तो वही चीज़ बात होता है, हेमोरॉइड्स के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। 9वां है लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की कमी, और जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होता है मीन्स साइनोसिस कहलाता है। साइनोसिस का मतलब होता है कि बॉडी का नीला होना। जैसे ही बॉडी में ऑक्सीजन का कमी होगा आपका बॉडी नीला होने लगेगा, ठीक है? उसी को हम लोग साइनोसिस कहते हैं, ओके? यूरिनोमीटर, यूरिनोमीटर का मतलब होता है यह आपके यूरिन ग्रेविटी को मापता है, ठीक है? मूत्र के जो गुरुत्व होता है, स्पेसिफिक जो गुरुत्व होता है उसको मापने का काम यूरिनोमीटर करता है, ओके? फिर से मिलान है, मैचिंग है, देख लीजिए एक बार और। देख लीजिए हेमेटमेसिस। हेमेटमेसिस का अर्थ होता है, मैं आपको कितना बार बता चुका हूँ कि अगर बीच में पी वाला ना रहे, हेमोप्टाइसिस ना रहे, YSIS ना रहे, हेमोप्टाइसिस ना रहे, तो समझिएगा हेमेटमेसिस है, तो रक्त की उल्टी या उल्टी में रक्त होना, ठीक है? ये चीज़ें हैं। अगर हेमोप्टाइसिस यहाँ पे रहता तो थूक में, स्पुटम में ब्लड आएगा खांसने पर, तो उसे हेमोप्टाइसिस कहते हैं। समझ गए? दोनों में अंतर समझ गए? डायूरेटिक्स का मतलब होता है कि मूत्र के बढ़ाने वाली दवा। डायूरेटिक्स दवा होते हैं जैसे फुरसामाइड, टोरसामाइड, ठीक है? ये सब दवा क्या करता है कि आपके शरीर में जो ज़्यादा पानी तरल बढ़ता है, ये सूजन वगैरह होने पर, बीपी बढ़ने पर, तो उस तरल को कम करता है, मूत्र ज़्यादा त्यागता है, जिससे तरल जो है इकट्ठा बॉडी में वह निकलता है, तो मूत्र की मात्रा बढ़ा देता है डायूरेटिक्स, ठीक है? आगे है ब्रेडिकार्डिया। तो ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है कि जो आपका हृदय का जो धड़कन है, पल्स रेट जो है वह कम जाएगा, तो हृदय धड़कन कमना ब्रेडिकार्डिया कहलाता है। बढ़ना, नाड़ी दर अगर बढ़ जाएगा तो उसे टेकिकार्डिया कहते हैं, ओके? टीबी में हम लोग जानते हैं कि डॉट्स थेरेपी चलता है, तो टीबी से रिलेटेड यही होगा, ठीक है? फिर यहाँ पे आ गया हेमोप्टाइसिस। हेमोप्टाइसिस अभी ऊपर बताए ना, यहाँ पे P और TYSS है, हेमोप्टाइसिस है, तो समझ जाइएगा कि यहाँ पे क्या होगा, खांसी में रक्त आना, यानी ब्लड इन कफ या ब्लड इन स्पुटम, ओके? आगे चलिए। छठा है यहाँ पे स्प्लिंट। अभी बताएं ऊपर कि हड्डी को सहारा देने के लिए, टूटी हुई हड्डियों को सहारा देने के लिए स्प्लिंट का उपयोग किया जाता है। पेशाब में शक्कर आना। अब शक्कर का मतलब क्या होता है? शुगर, ठीक है? पेशाब में शुगर आना, शुगर इन यूरिन, यह डायबिटीज को प्रदर्शित करता है। समझ गए? तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। आगे है समान तापमान, नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है व्यक्ति को? 98 पॉइंट जो है 6 फ़ारेनहाइट, ठीक है? इतना भी है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है मैलिना। क्या होता है? तो मल में रक्त आना मैलिना कहलाता है। समझ गए? तो ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। टेकिकार्डिया क्या है? बढ़ी हुई पल्स जो होता है टेकिकार्डिया होता है। फिर से जो है यही चीज़ें हैं। तो अभी ऊपर समझे हैं स्प्लिंट क्या होता है? हड्डियों का अस्थायी करके सहारा करके रखता है। पेशाब में शक्कर आना डायबिटीज को दर्शाता है, वही सब चीज़ें हैं। रिस्पायरेशन, ब्रेडीपेनिया। ब्रेडीपेनिया जो होता है, अभी ऊपर बनाए हैं, ब्रेडीकार्डिया रहेगा तो वह पल्स दर को सूचित करेगा। कार्डिया मतलब ब्रेडीकार्डिया, ब्रेडी मतलब कम, टेकी मतलब ज़्यादा, और कार्डिया का रहेगा तो वह हो जाएगा पल्स से रिलेटेड। लेकिन अगर पिनिया रहेगा, ब्रेडी और एपनिया रहेगा, यहाँ पे पिनिया रहेगा, तो समझ जाइएगा कि यह श्वसन से रिलेटेड है। तो ब्रेडीपेनिया मतलब मंद श्वसन, कम श्वसन। जिस प्रकार से ब्रेडीकार्डिया तो कम जो है कम नाड़ी दर, तो उसी प्रकार से ब्रेडीपेनिया रहेगा तो कम श्वसन, मंद श्वसन। और यहाँ पे टेकीपेनिया रहता तो तीव्र श्वसन। जिस प्रकार से वहाँ पे तीव्र नाड़ी दर या तेज नाड़ी दर था, तो यहाँ पे तीव्र श्वसन होगा टेकीपेनिया में, ओके? 9 का नियम किसके लिए लागू होता है? तो जलने जो पेशेंट जल जाते हैं उसके लिए रूल्स ऑफ 9 जो है घाव को तय करने में जो है मदद करता है। एलोपेशिया होता है सिरों पर बालों का न होना या गंजापन होना, एलोपेशिया कहलाता है, ओके? आगे है पृथक, आइसोलेशन। संक्रामक रोग के लिए आइसोलेशन होता है। इंक्रीज पेल्स, जब पल्स इंक्रीज कर जाता है, समान से अधिक हो जाता है, तो उसे टेकिकार्डिया कहते हैं, तेज नाड़ी दर। समझ गए? बेड मेकिंग। तो बेड मेकिंग क्यों किया जाता है? बिस्तर क्यों बनाया जाता है? आराम के लिए, नींद दिलाने के लिए, मरीज को जो है ठीक करने के लिए ही। समझ गए? फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था? तो 12 मई 1820। ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा।
फिर से मैचिंग ही है, डिस्पेनिया है। देखिए पेनिया की स्थिति में हमने बता दिया कि श्वसन होगा और डी फॉर डिफिकल्ट होता है, तो सांस लेने में अगर किसी को कठिनाई हो, तकलीफ हो, तो वह डिस्पेनिया कहलाएगा। डी फॉर डिफिकल्ट, पेनिया है तो श्वसन यानी डिफिकल्ट होगा श्वसन में। ओके, सीज बात पता है। मलाशय के ऑपरेशन हो, ऑपरेशन में भी दर्द करता है, सूजन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी सीज बात हो सकता है। हेमोरॉइड वाले के लिए भी सीज बात हो सकता है। ओके, पैरोटाइटिस क्या होता है? तो जो पैरोटिड ग्लैंड होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, मीन्स सूजन हो जाएगा या दर्द करेगा, तो उस कंडीशन को पैरोटाइटिस कहते हैं। समझ गए? आगे है ग्लोसाइटिस। अब ये इतना सारा क्वेश्चन है, अगर एक बार देखिएगा तो समझ पाइएगा नहीं, है सब हल्का, इतना हम अच्छे से समझा रहे हैं, सब हल्का है, बट अगर नहीं आप लोग अगर मन से देखिएगा तो क्या क्लियर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ को अगर अच्छे से पढ़ना है तो उसको लिए मेहनत समय देना पड़ेगा, वरना इसी चीज़ को अगर एग्जाम में पूछ देगा तो आप कहिएगा हम नहीं पढ़े, क्योंकि आप प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं किए। जितना बार प्रश्न आंसर को देखते हैं उतना ज़्यादा माइंड में वो चीज़ें आता है। ठीक है, आप यही चीज़ सब अगर सेकेंड ईयर में जाइएगा तो आपको लगेगा कि जा फर्स्ट ईयर तो बड़ी आसान था, हमने गड़बड़ा दिया। लेकिन होता क्या है कि फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट जो है ज़्यादा उस चीज़ों को प्रैक्टिस करता नहीं है, बार बार सामने वो चीज़ें आता नहीं है, जिसके कारण जो है उतना सीरियस माइंड में वो चीज़ें नहीं बैठ पाता है। और यही चीज़ें जाइएगा सेकेंड ईयर में तो बार बार फिर रिपीटेड होगा, फिर आपको लगेगा कि जा फर्स्ट ईयर तो बड़ी आसान था, यहाँ पे हम गड़बड़ कर दिए फर्स्ट ईयर में। समझ गए ना? तो ऐसे ही होता है। जैसे कोई स्टूडेंट अगर टेंथ में है तो वह टेंथ में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, बार बार चीज़ों को वह रिपीट नहीं किया रहेगा, लेकिन जैसे ट्वेल्थ में जाएगा तो ऑटोमेटिक टेंथ के सारा चीज़ जो है कहीं ना कहीं उसको माइंड में रिवाइज बार बार देखना मिलता है, इसलिए उससे लगता है कि जा टेंथ तो बड़ी आसान था, हम तो गड़बड़ा दिए। ये चीज़ें होता है। समझ गए? तो उसी प्रकार से ग्लोसाइटिस जो होता है, यह जीभ के इन्फ्लामेशन को ग्लोसाइटिस कहते हैं। अब जो लोग एक बार देखेगा उसको क्या पता है कि ग्लोसाइटिस क्या होता है, अभी देखेगा कल भूल जाएगा, बार बार दिमाग लगाएगा, बार बार माइंड में सोचेगा कि ग्लोसाइटिस ग्लोसाइटिस ग्लोसाइटिस। ठीक है, पैरोटाइटिस पैरोटाइटिस क्या होता है? तो पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन पैरोटाइटिस, ग्लोसाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन है किसका? टंगू का। तो ऐसे याद किया जाता है। उसके बाद है टिम्पेनाइटिस। टिम्पेनाइटिस का मतलब है कि कान का जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होता है, अंदरूनी भाग होता है कान का, उसका इन्फ्लामेशन जो है आपके टिम्पेनाइटिस कहलाता है। समझ गए? तो टिम्पेनाइटिस का मतलब होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ इनर ईयर। समझ गए? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन आप लोग जानते हैं। एनुरिया का मतलब होता है, अब देखिए अब आया ना यहाँ पे एनुरिया, अब्सेंस ऑफ यूरिन, एनुरिया आया ना, वही चीज़ें है। हेलिटोसिस, हेलिटोसिस का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति दुर्गंध श्वास छोड़ता है तो उसके हेलिटोसिस कहते हैं। समझ गए? जेंजिवाइटिस क्या है? मसूड़ों का सूजन, पढ़ा चुके हैं। इंसोमनिया, इंसोमनिया देखिए सोमनिया वाला जो भी आएगा ना समझिएगा वह नींद की बीमारी है। ठीक है, तो जितना भी सोमनिया वाला आएगा लास्ट में वह नींद की बीमारी होगा। आइटिस लगा हुआ जितना लास्ट वाला आएगा, जैसे अभी देखें ग्लोसाइटिस, पैरोटाइटिस, जिंजिवाइटिस, आइटिस लास्ट में आता है ना, तो यह इन्फ्लामेशन को दर्शाता है। ओके, इंसोमेनिया होता है नींद न आना, लेक ऑफ स्लीप। ठीक है, आगे है मेलिना। क्या है मेलिना? वही चीज़ें पढ़ा चुके हैं ऊपर। फिर से जो है आपके यहाँ पे मैचिंग आ गया। अब देखिए ब्लड प्रेशर है, हम जानते हैं ब्लड प्रेशर को किस चीज़ से मापते हैं? एस्फेग्नोमेनोमीटर से। अब हो सकता है ब्लड प्रेशर में आपको जो है 120/80 दे दिया हो, mmHg दे दिया हो एक साइड, तो आपको इससे मिलाना पड़ता, लेकिन हमने जानते हैं कि एस्फेग्नोमेनोमीटर से मापते हैं, इसलिए इससे रिलेटेड हो जाएगा। ओके, आगे चलिए। फाउलर पोजीशन है, हम लोग जानते हैं फाउलर पोजीशन को हम लोग हेड लो पोजीशन भी कहते हैं। समझ गए? हेड यहाँ पे लो रहता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहीं ना कहीं अस्थमा से रिलेटेड है। अस्थमा वाले मरीजों को ऑक्सीजन का कमी हो जाता है जिससे दम घुटने लगता है। बेड ब्लॉक्स, बेड ब्लॉक्स क्या होता है? तो बेड ब्लॉक्स होता है अगर आपको बेड है ऐसे, ठीक है ऐसे बेड है तो मान के देखते होइएगा कि अब जो मॉडर्न बेड आता है तो उस बेड को किसी साइड से अगर उठाना हो, चाहे पैर के साइड से या फिर जो है सर के साइड से उठाना हो, किसी भी साइड से अगर बेड को ऊपर करना हो, थोड़ा सा हल्का ऊपर करना हो, तो बेड ब्लॉक्स काम में आता है। समझ गए? तो यह शौक के मरीजों को ठीक करता है। नॉर्मली यह बेड ब्लॉक्स किसी एक छोर से उठाने के लिए काम में आता है। शौक पाराप्लेजिया होता है, हेमीप्लेजिया होता है, समझ गए, क्वाड्रीप्लेजिया होता है, तो यह सब शौक के पाराप्लेजिया। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है आपको ध्यान में रखना है। पाराप्लेजिया जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लकवा मार देना। ठीक है, याद रखिएगा। बेड सोर होता है, बेड सोर से हम लोग जो है कैंडिस लोशन लगाते हैं, बेड सोर होने पर लोशन लगाते हैं ना, सीज बाइट हेमोरॉइड्स के लिए। ठीक है, एसेप्सिस, एसेप्सिस का मतलब होता है इन्फेक्शन रहित, आपको हम पढ़ा चुके हैं पहले। ठीक है, आपको पढ़ा चुके हैं। एक होता है मेडिकल एसेप्सिस, एक होता है सर्जिकल एसेप्सिस। सर्जिकल एसेप्सिस वह एसेप्सिस होता है जो सर्जिकल प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है। मेडिकल प्रोसेस वो होता है जो नॉर्मली छोटे मोटे चीज़ों में इस्तेमाल किए जाते हैं, इन्फेक्शन वाला, इन्फेक्शन रहित चीज़ें। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। हाइपर
हाइपरैक्सिया का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जो है तापमान बॉडी का बढ़ जाना, और इस कंडीशन में कोल्ड स्पॉन्जिंग बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, ठीक है। मुंह की देखभाल, माउथ केयर क्यों किया जाता है? तो माउथ केयर जो है पेट का ऑपरेशन, एब्डोमिनल ऑपरेशन में माउथ केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। रिलेटेड है, रिलेट करना रहता है। ऐसे अगर माउथ केयर की जगह पर अगर कोई और चीज़ें दिया रहता तो ये भी चीज़ को जो है हम लोग लिखते, ठीक है। आगे चलिए, अब यहाँ पे देख लीजिए हमें कुछ नॉर्मल वैल्यू लिखना है। नॉर्मल वैल्यू का मतलब है कि नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, यानी मूत्र का जो है समान जो है गुरुत्वीय जो है हमें लिखना है, ठीक है। तो मूत्र का जो घनत्व होता है, गुरुत्वीय घनत्व, वह होता है 0.02 से लेकर 0.30 तक, ठीक है। कभी कभी आपको ऐसे भी दे देगा 1.010 से लेकर 1.030, ठीक है। या कभी कभी यहाँ पे 25 भी दे देगा, लेकिन आपको लिखना कितना है, इतना से 30 तक लिखना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना होता है, समझ गए। आगे है समान शारीरिक तापमान कितना होता है, तो सेल्सियस में कहे तो इतना, फ़ारेनहाइट में कहे तो इतना, ओके। समान पल्स दर कितना होता है, तो आपको पता है 72 पर मिनट होता है, समझ गए। ऐसे अगर 80 तक भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, ध्यान में रखना है। समान ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है 120 से बाई 80 होता है, समझ गए। अगर आपसे SpO2 लेवल पूछ ले, यानी ऑक्सीजन का लेवल आपसे अगर पूछे, तो ऑक्सीजन का लेवल जो है बहुत बढ़िया जो होता है 98 या इससे ऊपर होता है तो बहुत बढ़िया माना जाता है। अगर 95 से कम है तो व्यक्ति को दिक्कत है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। परसेंटेज में समान श्वसन दर कितना होता है, 16 से 20 होता है नॉर्मल, ठीक है, याद रखना है पर मिनट। तो ये चीज़ समझ गए। आगे चलिए, फिर से आगे देखते हैं कब्जियत। कुछ देखिए नीचे शब्दों का अर्थ बताना है, तो अर्थ बताने के लिए जैसे कंस्टिपेशन, तो कंस्टिपेशन का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है, तो मल त्यागने में अगर किसी को परेशानी हो, मल न हो क्लियर, तो उसे कब्जियत ही कहते हैं, ओके। पायूरिया क्या होता है, तो पायूरिया, पी फॉर पस और यूरिया मतलब मूत्र, यानी मूत्र में पस होना पायूरिया कहलाता है, ओके, याद रखिएगा। प्राथमिक सहायता, तो रोगी की आपात चिकित्सीय कंडीशन में फर्स्ट एड मरीज को दिया जाता है। सबसे पहला जो उपचार होता है वह प्राथमिक उपचार ही होता है, जो रोगी को आपात स्थिति में दिया जा सकता है। चौथा है हाइयर पायरेक्सिया, तो हाइयर पायरेक्सिया का मतलब होता है 105 फ़ारेनहाइट या इससे ज़्यादा बुखार हो जाता है तो वह जो है हाइपर पायरेक्सिया के अंदर आता है, ठीक है। वाइटल साइन, वाइटल साइन जो होता है आपका जैविक चिन्ह बॉडी में, तापमान होता है, बीपी, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, श्वसन दर, SpO2, ये सब जो है आपके इंडिकेट करता है कि आपका स्वास्थ्य जो है कैसा है, ठीक है, वही वाइटल साइन होता है। आगे चलिए, एस्टेट का मतलब क्या होता है, तो एस्टेट का मतलब होता है कि तत्काल, अगर कोई दवाई के आगे अगर लिखा है एस्टेट, डॉक्टर अगर एस्टेट लिखे हैं तो समझिए कि तत्काल अभी के अभी देना है, समझ गए। कुछ चीज़ें का संक्षिप्त रूप भी हमें बताना है। संक्षिप्त रूप है, देख लीजिए कि यहाँ पे सोते समय तो HS होता है होरा सोमनी, सोते समय देने वाला दवाई। आपात स्थिति में, ठीक है, आपात अवस्था में जब आवश्यक हो तो उसे SOS कहते हैं, ठीक है। आगे है एस्टेट बता ही दिए, तत्काल अगर देना हो तो एस्टेट होता है। दिन में अगर एक बार देना हो तो वंस इन डाई, ठीक है, वंस इन डे OD होता है। दिन में 3 बार थ्राइस ए डे TDS होता है, ठीक है, इस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। फिर से है TDS है टर इन डाई, टर इन डाई दिन में 3 बार TDS। BD का मतलब होता है 20 इन डाई, दिन में 2 बार। फुल फॉर्म आपसे पूछेगा तो आपको TDS का फुल फॉर्म टर इन डाई लिखना पड़ेगा, दिन में 3 बार। BD का फुल फॉर्म पूछेगा तो 20 इन डाई, दिन में 2 बार, ओके। आगे है एस्टेट का मतलब समझ गए, एट वंस यानी तत्काल। IM इंट्रामस्कुलर होता है। HS होरा सोमनी होता है सोते समय, ठीक है। ORS होता है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन होता है, आपको पहले से पता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स का फार्मूला फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ओके। आगे है डॉट्स, डॉट्स का होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होता है डॉट्स का फुल फॉर्म। आगे चलिए, CPR होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन होता है। फिर से देखिए, C फॉर कार्डियो, P फॉर पल्मोनरी, R फॉर रिससिटेशन, ओके। BP है ब्लड प्रेशर है, TPR है, T फॉर टेम्परेचर, P फॉर पल्स, R फॉर रिस्पायरेशन, ठीक है, तीनों जैविक चिन्ह है। आगे चलिए, फिर से फुल फॉर्म है। AC का मतलब होता है एंटी सीबम, एंटी सीबम का मतलब होता है भोजन से पहले, AC मतलब होता है भोजन से पहले, ठीक है, याद रखिए। HS का मतलब समझ गए, होरा सोमनी सोते समय। एस्टेट भी समझ गए, IM भी समझ गए। OM समझिए, OM का मतलब होता है ओमनी मेन प्रत्येक सुबह, ठीक है, ओमनी मेन प्रत्येक सुबह OM, ओके। फिर से TDS है टर इन डाई, प्रैक्टिस के लिए देख लीजिए, टर इन डाई यानी दिन में 3 बार। BD है 20 इन डाई, दिन में 2 बार। एट वंस एस्टेट तत्काल को कहते हैं। IM होता है इंट्रामस्कुलर, ठीक है। PV होता है परभैजिना, ठीक है, PV क्या होता है, परभैजिना होता है। HS होता है होरा सोमनी, ORS होता है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। CPR कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन
रिससिटेशन, बीपी है ब्लड प्रेशर, डॉट्स होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होता है डॉट्स, ठीक है, ये हो गया। और एड्स है एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, अगर आप ये सब चीज़ों को पढ़ते हैं तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है यूजफुल है। और इन द ब्लैंक क्या कहता है, पहला है कि मसूरों का प्रदाह क्या कहलाता है, तो आप लोग को कितना बार बता चुके हैं, जिंजीवाइट्स होता है, जिंजीवाइट्स होता है आपका क्या चीज़, जिंजीवाइटिस होता है मसूरों का प्रदाह, ठीक है ना। रक्तचाप को बढ़ने को क्या कहते हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए, हाइपरटेंशन कहते हैं, क्या कहते हैं, एचटीएन कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं रक्तचाप को बढ़ने को, ठीक है। नाड़ी दर समान से कम, हम बहुत बार बता चुके हैं कि नाड़ी दर अगर समान से कम हो जाए मतलब ब्रेडिकार्डिया, ठीक है ना, ब्रेडिकार्डिया आप लोग जाके देखिए, ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो पता चल जाएगा, ठीक है। दर्द निवारक औषधि क्या होता है, एनाल्जेसिक होता है, एनाल्जेसिक जो है आपका दर्द निवारक गोली होता है, ठीक है। संक्रमण मुक्त डैश कहलाता है, संक्रमण से मुक्त क्या कहलाता है, तो एसेप्सिस कहलाता है, एसेप्सिस कहलाता है, ठीक है ना, एसेप्सिस कहलाता है संक्रमण से मुक्त, जो कि मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न देख लीजिए, मिलान करना था। तो सबसे पहले जीर्ण रोग है, तो यह दीर्घ अवधि का क्रोनिक वाला रोग होता है, दीर्घ अवधि का, ठीक है। निरीक्षण, यह आपका एक क्या है, शारीरिक परीक्षण का एक विधि है निरीक्षण, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से शरीर को ऊर्जा मिलता है, हो गया, ठीक है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, और देखिए नर्सिंग प्रक्रिया एक आपका क्या है, नर्सिंग आकलन जो होता है नर्सिंग प्रक्रिया का पहला स्टेप है, ठीक है। और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका 5 नंबर, ये भी आसान है, ठीक है, जो कि मैं सब करा चुका हूँ या कॉमन है, अपने खुद से जवाब दे सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स आपके सामने में है, ट्रू फॉल्स यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। ट्रू फॉल्स में कहता है कि देखिए मूत्र का विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण पास्कल नियम पर आधारित है, तो गलत है, पास्कल के नियम पर आधारित ये नहीं है, ठीक है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। चलिए उसके बाद ऊतक में ऑक्सीजन की कमी को एनोरेक्सिया कहते हैं, तो दोस्तों गलत है, एनोरेक्सिया का मतलब होता है कि भोजन में कमी, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, हाइपोक्सिया रहता तब ऑक्सीजन का कमी होता ऊतकों में, ठीक है। मूत्र में रक्त आने को ओलिगुरिया कहते हैं, तो गलत होगा, ठीक है। बिस्तरी घाव से नर्स की जिम्मेदारी है बचाने का, तो सही बातें हैं। जब रोगी का बुखार क्रमशः गिरता है तो उसे लाइसिस कहते हैं, तो ये भी सही बातें हैं। तो आपका ऊपर के 3 गलत 2 सही, ठीक है। कितना आसान ऑब्जेक्टिव पूछा है, कहता है सूक्ष्म जीवों को पूरी तरह से नष्ट करने को डैश कहते हैं। मैंने आपको पढ़ाया कि सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का 2 तरीका है, या तो डिसइंफेक्ट कीजिए या फिर स्टेरिलाइज कीजिए। तो डिसइंफेक्ट पूरी तरीक़ा से जो है नष्ट नहीं करता, लेकिन स्टेरिलाइजेशन जो होता है, जो स्टेरिलाइजेशन होता है कीटाणुनाशन, वह पूर्ण तरीक़ा से नष्ट कर देता है। तो इसमें क्या होगा, स्टेरिलाइजेशन, ओके। दर्द को दूर करने के लिए जो दवा प्रयोग की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनाल्जेसिक कहते हैं, दर्द रोधी, पता है ना। यहाँ पे पूछा है बिस्तरी घाव का दूसरा नाम क्या होता है, आपको पता है। बिस्तरी जो है हम लोग प्रेशर सोर कहते हैं, डेक्यूबिटस अल्सर कहते हैं, ठीक है ना, सब पढ़ा चुके हैं। डेक्यूबिटस अल्सर भी जो है हम इसे कहते हैं, चीज़ें को ध्यान में रखिएगा, ओके। नर्सिंग दिवस किस दिन मनाया जाता है, आप लोग को पता होगा, 12 मई, ठीक है, ये सब पढ़ा चुके हैं। उसके बाद है एनीमा देने के लिए कौन सा पोजीशन का प्रयोग करते हैं, तो एनीमा आपको कई बार पढ़ा चुके हैं, लेफ्ट लेटरल पोजीशन, ठीक है ना, लेफ्ट लेटरल यानी बाएं करवट जो है इस्तेमाल किया जाता है पोजीशन एनीमा देने में। तो ये 5 नंबर बहुत आसान था, समझ गए चीज़ों को। आगे चलिए, अब यहाँ पे ये पूछा है, देख लीजिए, मैचिंग है, कहता है नर्सिंग प्रक्रिया यानी नर्सिंग प्रोसेस किससे मैच करेगा, 5 नंबर है, बड़ी आसान है। तो नर्सिंग प्रोसेस, जो नर्सिंग स्टेप है, उसका एक पॉइंट आपका नर्सिंग असेसमेंट है, नर्सिंग आकलन, पहला पॉइंट ही नर्सिंग असेसमेंट है, ठीक है ना। तो इससे ये मैच हो जाएगा। 5 स्टेप होता है ना, उसमें से एक स्टेप नर्सिंग असेसमेंट है। प्राइमरी हेल्थ केयर, आपको पता है प्राइमरी हेल्थ केयर में हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है, इसका घटक है, तो वो हो जाएगा। क्रॉनिक डिजीज, जो कि एक लॉन्ग टर्म की डिजीज होती है, आप लोग को पता है। इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण, अब आपको पता होगा कि फिजिकल एग्जामिनेशन का एक विधि 5 टाइप्स है, उसमें से एक टाइप्स आपका इंस्पेक्शन भी है, ठीक है, तो इससे मैच कर जाएगा। जो बॉडी एनर्जी होता है कार्बोहाइड्रेट से बहुत ज़्यादा मिलता है, तो ये हो जाएगा। कितना आसान था, 5 नंबर, ठीक है। चलिए अब आता है यहाँ पे आपका ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स भी उतना ही आसान है जितना आसान ऊपर दोनों था। प्रोटोस्कोप कान की जांच के लिए प्रयोग की जाती है, तो बताइए मैंने कितना बार पढ़ाया कि मलाशय के जांच के लिए प्रोटोस्कोप का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना।
तो कान के जांच के लिए कहाँ से आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। कहता है एपिस्टेक्सिस मसूरों से खून निकलने को कहते हैं। आप खुद बताइए कई बार हो चुका है फर्स्ट सेकेंड दोनों में कि नाक से नक्सीर होने पर नाक से खून आने को एपिस्टेक्सिस कहते हैं। तो मसूरों के खून आने का सवाल कहाँ आता है, तो ये भी गलत, दूसरा भी गलत। तीसरा है घर्षण को कम करने के लिए ट्यूब्स और कैथेटर में चिकनाई लगाते हैं। तो ये बातें बिल्कुल सही है, हम चिकनाई जो है लगाते हैं, ठीक है। मूत्र में रक्त आने को ओलिगुरिया कहते हैं। बताइए ओलिगुरिया क्या मूत्र में रक्त आने को कहते हैं, वो तो हेमेचुरिया होता है। तो ये यहाँ पे अपन गलत हो जाएगा। सांस लेने में कठिनाई को डिस्फेजिया कहते हैं, जबकि गलत है। डिस्फेजिया किसे कहते हैं, निगलने में स्वालोइंगी डिफ़िकल्ट होता है, निगलने में उसे डिस्फेजिया कहते हैं। तो ये अपना जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी मात्र एक सही है, बाकी आपका जो है सब के सब जो है गलत है। अब आता है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स को बताना है। कहता है ए नैरो बैंडेज शुड बी यूज टू मेक ए नो रिफ। कहता है रिफ गांठ बनाने के लिए एक संकरी पट्टी का उपयोग किया जाना चाहिए। तो माय डियर यह भी बिल्कुल सही है, चाहे यहाँ पे नैरो बैंडेज हो या यहाँ पे फोल्डिंग बैंडेज हो, ठीक है, फोल्डेड नैरो हो, यह बात वही होता है। अगर नैरो के जगह पर फोल्डेड रहता तो बात वही होता है, और नैरो का भी मतलब घुमावदार ही होता है, समझ गए। तो इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है, यह सही है, ठीक है। आगे चलिए, आगे है यहाँ पे देख लीजिए। कहता है कि माउथ टू माउथ रिस्पायरेशन जो है वेस्ट मेथड है आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन का। तो कहता है हम अपने मुंह से किसी ऐसे व्यक्ति जो बेहोश पड़ा है, हाँ, तो हम उसको अपने मुंह से उसके मुंह में फूंक मारते हैं, श्वसन देते हैं, तो वह एक कृत्रिम श्वसन के अच्छे विधि है। तो यह बिल्कुल सही है। अगर नींद पड़ता है फर्स्ट एड में यह काम होता है कि अगर देखते हैं कोई घायल व्यक्ति है, उसका श्वसन बंद हो चुका है, तो हम अपने मुंह से उसके मुंह को क्या करते हैं, फूंक मारते हैं, और यह फूंक क्या करता है, उसको आर्टिफिशियल काम करता है, कृत्रिम रूप से। तो यह माउथ टू माउथ रिस्पायरेशन बेस्ड मेथड है आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन का। ओके, तो ये सही हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, सॉरी ट्रू होगा, समझ गए। कहता है एब्डोमिनल बिंडर इज यूज टू अप्लाई प्रेशर ऑन द ब्रेस्ट। ये गलत हो जाएगा। देखिए एब्डोमिनल बिंडर का मतलब होता है कि देखते होइएगा आप लोग कि लोग जो है सर्जरी के बाद स्पाइनल पेन होने पर, ठीक है, या फिर बहुत सारे जो है इंसिजन चीरा लगने के बाद, ऑपरेशन के बाद दर्द उर्द पर, स्पाइनल पर प्रेशर कम करने के लिए यह जो है पेट पर एक बेल्ट दिया जाता है, पेट पर एक बेल्ट लगा दिया जाता है, वही एब्डोमिनल बिंडर होता है, ठीक है, जिसका उपयोग हम लोग दर्द में करते हैं, स्पाइनल से सहारा देने में करते हैं, ठीक है, इंसिजन में करते हैं, चीरा लगता है उसके बाद करते हैं आराम के लिए। तो इसका उपयोग ये सब है, ना कि ब्रेस्ट पर प्रेशर देने के लिए। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे है इंजेक्शन द्वारा औषधि देते समय कभी भी खाली सुई न लगाए। बिल्कुल सही है, इंजेक्शन द्वारा, सॉरी हाँ ये सही होगा, कभी भी नेवर इंजेक्ट एयर वाइलिंग गिविंग ड्रग बाय इंजेक्शन। कहता है कभी भी जो इंजेक्शन है, जो सिरिंज है, उसमें बबल एयर नहीं होनी चाहिए। आप लोग देखते होइएगा कि इन सिरिंज में हम जब दवाई को लोड करते हैं तो उसको बबल फ्री करते हैं, मतलब उसमें से एयर प्रेशर को निकाल देते हैं हल्का दवाई ऊपर करके, ठीक है, पिस्टन को धकेल कर उसको एयर फ्री कर देते हैं, ताकि वो एयर बॉडी में जाएगा तो बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, ठीक है, इसलिए हम एयर को रिलीज कर देते हैं। तो वही कहता है कि इंजेक्शन द्वारा औषधि देते समय कभी भी खाली सुई नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि खाली सुई में बबल होता है, हवा होता है, और वह हवा अंदर जाके समस्या उत्पन्न कर सकता है, इसलिए खाली सुई नहीं लगाना चाहिए। बात सही है, ठीक है। औषधि विज्ञान यानी फार्मेकोलॉजी जो है जीवित जीवों पर, मतलब मनुष्य पर या किसी जीवित व्यक्ति या जीवित किसी पर औषधियों के प्रभाव का अध्ययन करता है। तो फार्मेकोलॉजी में प्रभाव का भी अध्ययन करता है और दुष्प्रभाव का भी अध्ययन करता है, यह दोनों चीज़ों का अध्ययन करता है। अगर दवाई है किसी को हम देंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ा है, अगर दवाई देंगे उस पर क्या साइड इफ़ेक्ट आया है, साइड इफ़ेक्ट का भी पता करता है। तो फार्मेकोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है, तो ये भी सही है, ठीक है। आगे है हीट रेगुलेशन सेंटर इज हाइपोथैलेमस। हमारे ब्रेन में जो ताप का नियंत्रण होता है वह हाइपोथैलेमस के द्वारा ही होता है, ठीक है। तो यह भी हमारा राइट हो जाएगा, सही होगा, ठीक है। ये तो 10वां से ही पढ़ते आ रहे हैं। कहता है राइजर हैज 4 स्टेजेज। देखिए
राइजर जो होता है, राइजर मोर्टिस जो होता है, व्यक्ति का जब डेथ होता है तो व्यक्ति का जो कठोरता होता है, बॉडी का जो कठोरता होता, देखते होइएगा जब कोई व्यक्ति डेथ करता है तो धीरे धीरे उसका बॉडी कठोर होने लगता है, टाइट होने लगता है, और उससे टाइट होने को हम लोग राइजर मोर्टिस कहते हैं। इसका अवस्था मेनली 4 अवस्था होता है, और ऐसे कहेगा तो कुल 6 अवस्था होता है, समझ गए। लेकिन यहाँ पे 4 चरण दिया है तो यह भी सही होगा, क्योंकि मेनली रूप से 4 चरण होता है, ठीक है। आगे है, कहता है माय डियर, सांस लेने में कठिनाई को निगरण कष्ट के रूप में जाना जाता है। मतलब कहता है डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग इज नोन एज डिस्फेजिया। निगलने में कष्ट को हम लोग क्या सांस में कठिनाई से जानेंगे? नहीं, निगलने में जब कट होता है तो उसे डिस्फेजिया कहते हैं, ठीक है। लेकिन सांस में कठिनाई होता है तो उसे डिस्पोनिया कहेंगे। तो यहाँ पे तो डिस्पोनिया है नहीं, डिस्फेजिया है, तो ये हो जाएगा गलत, ठीक है। कहता है कम्युनिकेबल डिजीज इज द इन्फेक्टियस प्रोसेस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन टू अनदर पर्सन। बिल्कुल सही हो जाएगा ये। संचारी रोग, कम्युनिकेबल रोग एक ऐसा रोग है, एक ऐसा संक्रामक रोग है जो एक से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, तो ये सही है, ठीक है। आगे है बीएमडब्ल्यू। मेडिकल में बीएमडब्ल्यू को हम लोग बायोमेडिकल बेस्ड कहते हैं। मेडिकल में हम लोग बीएमडब्ल्यू को क्या कहते हैं? बायोमेडिकल बेस्ड कहते हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को। और बायोमेडिकल बेस्ड जो होता है यह रोग पैदा करने वाले जीवों की अनुपस्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है। तो बायोमेडिकल वेस्ट जो है, देख लीजिए, बीएमडब्ल्यू इज डिफाइंड एज द अब्सेंस ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ये हो जाएगा अपन का गलत, ठीक है। अब क्यों? क्योंकि बीएमडब्ल्यू जो होता है बायोमेडिकल वेस्ट, यह एक प्रकार से जैव, ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट, समझ गए, जैव कचरा, और यह जैव कचरा और यह कचरा जीवों की अनुपस्थिति से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यह बीएमडब्ल्यू गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे क्या पूछा है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदले, ठीक है। तो सेल्सियस के फार्मूला क्या होता है आप लोग जानते हैं, एफ माइनस कितना, F माइनस 32, समझ गए। और ये हो गया कोट बंद, और ये हो गया गुने 5, और बट्टा में है 9। ये सेल्सियस के फार्मूला है। इसी को प्रूफ पुट कर देना है, यहाँ पे 104 पुट कर देते तो सेल्सियस का मान आ जाता। तो यही चीज़ें था, कितना आसान था, देखते हैं ना। जिनको फार्मूला याद है बना लेते हैं। सामने है जो कि फिल इन द ब्लैंक है, चलिए देखते हैं 10 से कितने नंबर का है, 15 नंबर का फिल इन द ब्लैंक है, देख लीजिए। ऊतक में ऑक्सीजन का कमी, आ चुके हैं कि ऊतकों में ऑक्सीजन का कमी या शरीर में ऑक्सीजन का कमी हाइपोक्सिया कहलाता है। समान यूरिन की प्रकृति होती है, एसिड यानी अम्लीयता होता है, ठीक है, अम्लीय होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट है आपका, देखिएगा, ऑक्सीजन सिलेंडर के बॉडी का रंग ब्लैक होता है, आप लोग को मैं बताया हूँ कितना बार, ठीक है। नेक्स्ट है 1 पिंट बराबर जो होता है, आप लोग को पता होना चाहिए कि 1 पिंट बराबर कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 पिंट जो बराबर होता है आपके सामने है यहाँ पे, ये राइट आंसर है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं, कहता है डैश स्थिति का उपयोग जो है पेल्विक परीक्षण में होता है। तो हम कितना बार बता चुके हैं, और हमें जो है बताए भी थे आपको, जो है लिथोटोमी पोजीशन जो है, समझ गए, राइट आंसर, ठीक है। चलिए श्वसन कष्ट को जो है हम लोग क्या कहते हैं, तो डिस्पेनिया बोलते हैं, आप लोग को पता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, बोन मैरो में इंजेक्शन लगाने को इंट्राओसियस बोलते हैं, आप लोग को पहले पता है कि हम कितना बार बता चुके हैं कि हड्डियों में इंजेक्शन लगाना इंट्राओसियस, समझ गए। सावधानी पूर्वक हाथ की सफाई से संक्रमण कम होता है, समझ गए ना, संक्रमण या जो जीवाणु होता है वो कम होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है, देखिए 8 बूंद जो मूत्र होता है इसका इस्तेमाल जो है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में मिलाकर चीनी के जांच में किया जाता है। 8 बूंद राइट आंसर, ओके। चलिए कुछ समय के लिए सांस रुक जाना एपनिया होता है। एपनिया मतलब क्या होता है, श्वसन की अनुपस्थित, समझ गए। इस कोल्ड स्पॉन्जिंग के पानी का तापमान कितना होना चाहिए? जैसे हम लोग किसी को फीवर होता है, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए कोल्ड स्पॉन्जिंग करते हैं ना, ठीक है। तो कोल्ड स्पॉन्जिंग का जो तापमान होना चाहिए पानी का, कितना होना चाहिए, 98 फ़ारेनहाइट, 105 फ़ारेनहाइट, ठीक है। उसके बाद है 70 फ़ारेनहाइट, 60 फ़ारेनहाइट। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर जो है अपना ऑप्शन नंबर सी 70 फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, समान अवस्था में टाइडल वॉल्यूम होता है कितना? 600 ml, 300 ml, 1000 ml, 500 ml। कह रहा है नॉर्मल अवस्था में टाइडल वॉल्यूम जो है कितना होता है? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी 500, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन है, सिग्मोइडोस्कोपी परीक्षण के दौरान मरीज को कौन सा पोजीशन दी जाती है, ठीक है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि सिग्मोइडोस्कोपी किस चीज़ का परीक्षण होता है, ठीक है, सिग्मोइडोस्कोपी से।
और इसके परीक्षण में मरीज को कौन सा पोजीशन देकर जो है एग्जामिन करते हैं? साइड लाइंग, नी चेस्ट, सुपाइन, प्रोन पोजीशन। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा नी चेस्ट पोजीशन में सिग्मोइडोस्कोपी किया जाता है। ओके, चौथा नंबर का क्वेश्चन है, पर वैजिनल परीक्षण के दौरान मरीज को निम्न पोजीशन दी जाती है। मतलब वैजिनल एग्जामिनेशन के दौरान कौन सा पोजीशन दी जाती है? लिथोटोमी, सिम्स लेटरल, फाउलर पोजीशन, टेंडलबर्ग। तो मैं आपको बता दूं, वैजिनल परीक्षण के दौरान जो दिया जाता है वह ऑप्शन नंबर ए, लिथोटोमी पोजीशन। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे हम लोग चलते हैं पाँचवा क्वेश्चन की तरफ। एक एडल्ट के शरीर का तापमान कितना होता है? एक वयस्क का शारीरिक तापमान कितना होना चाहिए? 99 फ़ारेनहाइट, ठीक है, 100 फ़ारेनहाइट, 96 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट। तो ये तो आप लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी 98.6 फ़ारेनहाइट। आगे है, कह रहा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए रक्त का स्टोरेज डैश पर किया जाता है। यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हम जो ब्लड को स्टोर करके रखते हैं वह कितने टेम्परेचर पर रखेंगे? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आप लोग जानते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई भी चीज़ जो है जम जाता है, तो ये तो होगा नहीं। -10 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी नहीं होगा। ठीक है, 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड और 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर सी, 2 से 6 सेंटीग्रेड पर हम लोग रखते हैं ब्लड को स्टोर करके। ठीक है, 7 नंबर का है, साइनोसिस का कारण क्या होता है? साइनोसिस का कारण क्या होता है? आपको पता है साइनोसिस मतलब होता है रक्त में ऑक्सीजन का कम होना, साइनोसिस होता है। ठीक है, रक्त में तरल की कमी, रक्त में O2 की कमी, ठीक है, और रक्त में ग्लूकोज की कमी, रक्त में एल्बुमिन की कमी। तो मैंने अभी बता दिया कि रक्त में O2 की कमी यानी ऑक्सीजन की कमी साइनोसिस कहलाता है। ठीक है, आगे है 8वां नंबर का क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप द्वारा शारीरिक परीक्षण की तकनीक क्या कहलाती है? मतलब हम जो स्टेथोस्कोप होता है, ठीक है, जिसको आम भाषा में हम लोग जो है आला बोलते हैं, तो वह स्टेथोस्कोप के द्वारा हम जो जांच करते हैं मरीज का, वह जांच कौन सा तकनीक कहलाता है? परक्यूशन, ठीक है, ऑस्कुलेशन, पाल्पेशन और ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो राइट आंसर होता है ऑस्कुलेशन, परिश्रवण। ठीक है, जिससे ध्वनि सुनते हैं हम लोग। ओके, आगे है 9वां नंबर का है, इंडोस्कोपिक कैथेटर का स्टेरिलाइजेशन का उपयुक्त तरीका क्या है? कह रहा है कि हम इंडोस्कोपी में भी हम लोग जो उसका कैथेटर होता है, जो उसका नली होता है, डालते हैं अंदर, तो उस नली का हम लोग कीटाणुनाशन का उपयुक्त तरीका इनमें से कौन सा है? ऑटोक्लेविंग है, हॉट एयर ओवन है, 2% ग्लूट्रिल डिहाइड है और बॉइलिंग है। तो राइट आंसर जो होगा, इंडोस्कोपी का जो कैथेटर होता है जो अंदर डाला जाता है, उस कैथेटर को स्टेरलाइज करने का उपयुक्त तरीका है कि 2% ग्लूट्रल डिहाइड के साथ आप उसे करिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे है 10वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्न गैस का प्रयोग स्टेरिलाइजेशन हेतु किया जाता है। कौन गैस का उपयोग कीटाणुनाशन के लिए किया जाता है? इनमें से नाइट्रस ऑक्साइड, इथाइल ऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड, क्लोरीन। तो मैं बता दूं, इनमें से जो गैस का इस्तेमाल किया जाता है स्टेरिलाइज के लिए वह होता है इथिलीन ऑक्साइड। ठीक है, इथिलीन ऑक्साइड। आगे है 11 नंबर है, ब्रोंकोस्कोपी के दौरान मरीज को दी जाने वाली पोजीशन है। अगर हम मरीज को ब्रोंकोस्कोपी से अगर परीक्षण करते हैं तो मरीज को कौन सा जो है पोजीशन देंगे? ठीक है, फाउलर पोजीशन, नेक हाइपर एक्सटेंडेड पोजीशन और लिथोटोमी पोजीशन, टेंडलबर्ग पोजीशन। सबसे पहले जानिए ब्रोंकोस्कोपी क्या है। ब्रोंकोस्कोपी एक यंत्र है जो एग्जामिन करता है आपके ब्रोंकिया को। ठीक है, तो उसके लिए ब्रोंकोस्कोपी जो होता है, ब्रोंकोस्कोपी में हम लोग मरीज के गर्दन को टाइट करके सीधा रखवाते हैं। ठीक है, यानी नेक हाइपर एक्सटेंडेड। समझ गए? ऑप्शन बी। 12 नंबर है, एनोरेक्सिया का क्या अर्थ होता है? एनोरेक्सिया का अर्थ होता है भूख की कमी, नींद न आना, उसके बाद आपका है चेतना में कमी, संवेदना में कमी। तो एनोरेक्सिया का अर्थ होता है भूख की कमी। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। आगे है 13 नंबर का क्वेश्चन है, एक वयस्क की समान श्वसन दर, रिस्पायरेशन रेट कितनी होती है? 1000 पर मिनट, 72 पर मिनट, 16 से 20 पर मिनट, 20 से 30 पर मिनट। तो एक एडल्ट का जो नॉर्मल रिस्पायरेशन रेट होता है वह 16 to 20 मिनट होता है, 16 से 20 मिनट। समझ गए? आगे चलते हैं। आगे है 14 नंबर का क्वेश्चन है, अपना यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे जो 14 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है ट्रेकियोस्टोमी हेतु उपयुक्त साइट क्या है?
ट्रेकियोस्टोमी एक सर्जिकल प्रोसेस है जहाँ पे ट्रेकिया में सर्जरी किया जाता है, ठीक है। यानी गर्दन के जो नेक है उसके फ्रंट साइड से चीरा लगा के एक आर्टिफिशियल ट्यूब डाला जाता है ताकि मरीज अच्छे से श्वसन कर सके, ठीक है। तो ट्रेकियोस्टोमी जो होता है वह जो है उपयुक्त साइट क्या है उसके लिए, बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ट्रेकियल रिंग, बिटवीन 3 से 5 ट्रेकियल रिंग, 6 से 7 ट्रेकियल रिंग के बीच, 8 से 9 ट्रेकियल रिंग के बीच। तो राइट आंसर जो इसका होगा मैं बता दूं, तो राइट आंसर क्या होगा, ट्रेकियोस्टोमी जो किया जाता है, चीरा जो लगाया जाता है वह दूसरे और तीसरे ट्रेकियल रिंग जो होता है उसके बीच में लगाया जाता है, ठीक है। 50 नंबर का क्वेश्चन है, इंट्राडर्मल इंजेक्शन देते समय सिरिंज व नीडल त्वचा के साथ कितना कोण बनानी चाहिए, 90 डिग्री, 30 डिग्री, उसके बाद है यहाँ पे 150 नहीं है, यह 15 डिग्री है, ठीक है, और यह 45 डिग्री है। तो राइट आंसर क्या होगा, यह 15 डिग्री होगा राइट आंसर, ठीक है, 15 डिग्री याद रखिएगा। 60 नंबर का क्वेश्चन है, नर्सिंग शब्द का व्युत्पन्न लैटिन शब्द से हुआ है, मतलब नर्सिंग शब्द किस लैटिन शब्द से उत्पन्न हुआ है, ठीक है, नोट्रिटियस से, न्यूट्रिटिवी से, और नर्चर से, और न्यूट्रोपिन से। तो राइट आंसर जो है वह न्यूट्रिटियस से हुआ है, ठीक है, न्यूट्रिटियस से आपका नर्सिंग शब्द का उत्पत्ति हुआ है जो कि एक लैटिन भाषा था। 17 नंबर का है अश्वसन, अश्वसन, अश्वसन के मतलब है बिल्कुल श्वसन नहीं, ठीक है। देख लीजिए, बढ़ी हुई श्वसन दर, घटी हुई श्वसन दर, कष्ट श्वसन और श्वसन का रुक जाना। तो अश्वसन के मतलब श्वसन नहीं चल रहा है, रुक गया है, तो श्वसन का रुक जाना, ठीक है। उसके बाद है 18 है, स्निग्ध या अनुत्तेजक आहार को नहीं करना चाहिए, सेक कर, भून कर, उबाल कर, बघार कर। तो स्निग्ध और अनुत्तेजक आहार को कभी भी बघार कर नहीं करना चाहिए, ठीक है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किसे लेडी विथ लैम्प के रूप में जाना जाता है, मतलब किसे जो है लेडी विथ लैम्प के रूप में जाना जाता है, मदर टेरेसा को, सरोजिनी नायडू को, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, रानी लक्ष्मीबाई को। तो राइट आंसर फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विथ लैम्प के नाम से जाना जाता है। 20 नंबर का है, संप्रेषण का आवश्यक तत्व क्या है, संप्रेषण का एलिमेंट पूछ रहा है, कंपोनेंट पूछ रहा है, ठीक है। ये है सेंडर है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे जो है संप्रेषण का आवश्यक एलिमेंट कौन सा है, कम्युनिकेशन का। तो देखिए कम्युनिकेशन में सेंडर भी होता है, मैसेज भी रहता है, चैनल भी उसमें होता है, यानी इनमें से सब होगा, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। आगे है 21 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है, न्यू दिल्ली में है, न्यूयॉर्क में है, जयपुर में है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मेन हेड क्वार्टर है वह आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे है 22 नंबर का क्वेश्चन है कि पल्स दर में वृद्धि क्या कहलाती है, पल्स रेट में इंक्रीज होना क्या कहलाता है, एरिथेमिया, ब्रेडिकार्डिया, टेकिकार्डिया, टेकीपेनिया। तो पल्स दर में, ठीक है, पल्स दर में वृद्धि जो है टेकिकार्डिया कहलाता है, और पल्स दर में कमना ब्रेडिकार्डिया कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है 23 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे 23 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डिवाइस बिस्तरी घाव को रोकने के काम में नहीं लिया जाता है, एयर क्यूशन, कॉटन रिंग्स, फुट रेस्ट, वाटर मैट्रेस। देखिए एयर क्यूशन भी पीछे दबाव कम करने के लिए उपयोग किया जा सकता है, कॉटन रिंग भी उपयोग किया जा सकता है, वाटर मैट्रेस भी उपयोग किया जा सकता है गद्दा के रूप में, लेकिन फुट रेस्ट पैर के लिए होता है, तो ये वाला अपना गलत होगा, ठीक है। आगे है यहाँ पे 24 नंबर का क्वेश्चन है, नर्सिंग प्रोसेस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, मतलब नर्सिंग प्रोसेस में एक के सिवाय सभी होते हैं, इनमें से कौन एक है जो नर्सिंग प्रोसेस में नहीं होता है, योजना होता है, आकलन होता है, परामर्श नहीं होता है, मूल्यांकन होता है। तो ये अपना 20 सही इसका राइट आंसर है, ठीक है, काउंसलिंग नहीं होता है। 25 नंबर है, नियमित अंतराल में पल्स रेट का गायब होना क्या कहलाता है, पल्स डिफिसिट, साइनस पल्स, बाउंडिंग पल्स, इंटरमिटेंट पल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है निम्न अंतराल में पल्स रेट का गायब होना इंटरमिटेंट पल्स कहलाता है, ऑप्शन डी, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है 26 नंबर का क्वेश्चन है, देख लीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि शरीर पर दवाओं के शारीरिक एवं रासायनिक प्रभाव को क्या कहते हैं, मतलब यहाँ पे सीधी सीधी बात है कि जो हम दवा लेते हैं, दवा का शरीर पर शारीरिक रूप से और रासायनिक रूप से प्रभाव को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है फार्माकोकाइनेटिक,
एडवर्स इफेक्ट, ठीक है, फार्माकोडायनेमिक, और यहाँ पे है साइनरेजिक इफेक्ट, ठीक है। तो राइट आंसर होगा फार्मोडायनेमिक, ठीक है, फार्मोडायनेमिक होता है। आगे है 27 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए, गर्म पानी के थैले का अनुपयोग करते समय पानी का तापमान कितना रखना चाहिए, यानी हॉट एप्लीकेशन देने में जो तापमान पानी का होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। ऊपर में कोल्ड का भी बताएं। अब हॉट का जो होना चाहिए 110 से 15 फ़ारेनहाइट, 120 से 49 फ़ारेनहाइट, 95 से 100 फ़ारेनहाइट, 105 से 10 फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर जो होगा 110 से 15 फ़ारेनहाइट इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है, फाउलर पोजीशन का प्रयोग कब किया जाता है, किसके उपचार के लिए। कमर दर्द के लिए गलत, पेट दर्द के लिए गलत, ठीक है, श्वसन तकलीफ के लिए सही, सिर दर्द के लिए गलत, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, श्वास में तकलीफ के समय ये करते हैं, ठीक है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाती है। एपनिया, हाइपोक्सिया, हाइपोएक्सेमिया और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऊतकों में ऑक्सीजन का कमी हाइपोक्सिया कहलाता है, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे आखिरी क्वेश्चन हमारा बचता है यहाँ पे आज फंडामेंटल का, देख लीजिए, एपिकल एवं रेडिकल पल्स के अंतर को क्या कहते हैं। एपिकल और रेडिकल पल्स के अंतर को क्या कहते हैं। रिदम डिफिसिट, ठीक है, हार्ट एम्पलीट्यूड, ठीक है, पल्स एम्पलीट्यूड, पल्स डिफिसिट। तो इसका राइट आंसर होगा एपिकल और रेडिकल पल्स के अंतर को पल्स डिफिसिट कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी। तो इस प्रकार से हम आपको 30 क्वेश्चन करा दिए और ये 30 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग जरूर पढ़ें। यह MCQ का आपका वीडियो नंबर 1 था। इसके बाद जो है आपको आएगा वीडियो नंबर इसका 2 अगले वीक में, ठीक है। तब तक मैं ये जरूर कहूँगा आप लोग सब्जेक्टिव पर भी ध्यान उतना ही दें और ऑब्जेक्टिव वीडियो से प्रैक्टिस करें और सब्जेक्टिव का खुद से तैयारी करें। और चैनल पर प्लेलिस्ट में दिया भी है सब्जेक्टिव, जो वीडियो जो न समझ में आए आप वीडियो से देख लीजिए, ठीक है। कह रहा है एक मरीज फुर्सामाइड थेरेपी पर है, मतलब एक मरीज है उसको फुर्सामाइड जो दवा है यह चल रहा है, ठीक है। उसकी शिकायत है, मतलब उस मरीज की शिकायत है कि उसे मसल्स वीकनेस यानी मांसपेशी में कमजोरी है, ठीक है। निम्न में से कौन सी प्रयोगशाला जांच एक नर्स सबसे पहले करेगी। मतलब एक मरीज है, मरीज को फुर्सामाइड चल रहा है, ठीक है, और वह कंप्लेन कर रहा है कि उसका जो मांसपेशी है उसमें कमजोरी लग रहा है, ठीक है। तो ये सुनने के बाद एक नर्स जो है वह प्रयोगशाला जांच में कौन सा जांच करने का वह जो है बात कहेगी, ठीक है। सीरम ग्लूकोज का, सीरम पोटेशियम का, सीरम एल्बुमिन का, ठीक है, और सीरम सोडियम का। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो माय डियर ऑप्शन नंबर बी होगा, सीरम पोटेशियम का। एक मरीज फुर्सामाइड चल रहा है, ठीक है, फुर्सामाइड के दौरान अगर मरीज को मसल्स वीकनेस लगे तो उसे एक नर्स जो है पोटेशियम का जांच करवा सकती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे है दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा है, निम्न में से किस मरीज को आहार में सोडियम लेने की मनाही है। मनाही मतलब, ठीक है, उसे परहेज करना चाहिए। किस मरीज को जो है सोडियम यानी ज़्यादा नमक लेने की जो है उससे मना करते हैं, ठीक है। मरीज जिससे फ्रैक्चर हो, हृदयपात मरीज यानी पेशेंट विथ हार्ट फेलुअर, गैस्ट्रोएंटेराइटिस मरीज जिससे सूजन की बीमारी हो, ठीक है, यानी पेशेंट विथ इन्फ्लामेटरी डिजीज, ठीक है। तो एक मरीज, ठीक है, एक मरीज जो है सोडियम लेने की मनाही जो है किस मरीज में है, ठीक है, हृदयपात वाले में, जो पेशेंट हार्ट फेलुअर, ठीक है, हृदय ग्रस्त से मरीज है उससे जो है सोडियम लेने की मनाही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ओके। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, मरीज को पसीना, उल्टी, दस्त होने पर निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट बदलते हैं। एक मरीज है जिसको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा उल्टी हो रहा है, दस्त आ रहा है, तो इनमें से हम कौन सा इलेक्ट्रोलाइट जो है उससे देंगे, मीन्स बदलेंगे, ठीक है। सोडियम का, पोटेशियम का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का। तो राइट आंसर अपना जो होगा वह सोडियम का होगा, ठीक है, Na का, ठीक है, 3 का ए ऑप्शन राइट होगा, समझ गए। आगे चलिए, चौथा नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंडीशन है जिसमें मरीज को सबसे ज़्यादा खतरा हाइपोकैल्सीमिया होने का होता है। सबसे पहले हाइपोकैल्सीमिया क्या होता है इस चीज़ को समझिए। तो हाइपो मतलब कमना और कैल्सीमिया मतलब कैल्शियम, यानी कैल्शियम का लेवल कम होना। तो किस कंडीशन में जिसमें मरीज को सबसे ज़्यादा खतरा हाइपोकैल्सीमिया होने का होता है, मतलब किस स्थिति में मरीज को सबसे ज़्यादा ये डर रहता है, खतरा रहता है कि इस मरीज में हाइपोकैल्सीमिया यानी कैल्शियम का लेवल काफ़ी ज़्यादा कम सकता है। किस स्थिति में, गुर्दे का विफलता में, एपेंडिसाइटिस में,
एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में एंड कार्डियोमायोपैथी में। ठीक है, तो राइट आंसर जो होता है वह अपने कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के जो मरीज होते हैं उनमें हाइपोकैल्सीमिया का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, 5वां नंबर का जो क्वेश्चन है अपना यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, समग्र देखभाल करने के लिए संदर्भित करता है, मतलब सभी देखभाल करने के लिए जो संदर्भित करता है वो क्या है, इनमें से बीमारी, आत्मिक और वातावरणीय सहयोग, मरीज की भावना, मरीज और उसके परिवार का मन, शरीर, आत्मा, ठीक है, पेशीय और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो समग्र देखभाल का मतलब होता है संपूर्ण देखभाल, ठीक है, जिसमें मरीज और उसके परिवार का मन यानी मन मतलब समझ रहे हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आत्मीय रूप से देखभाल, यानी ये सभी देखभाल जो है फिजिकली, मेंटली एंड पर्यावरणीय सभी देखभाल समग्र देखभाल में आता है। तो एक मरीज और उसके परिवार का यह सभी देखभाल जो है समग्र देखभाल को संदर्भित करता है। ठीक है, नेक्स्ट 6ठा क्वेश्चन है, मरीज को निम्न में से किस बीमारी के अवस्था में जो है कम्प्लीमेंट्री थेरेपी से आराम मिलता है, मतलब एक मरीज है तो किस मरीज को हम कम्प्लीमेंट्री थेरेपी से आराम दिला सकते हैं, किस मरीज को, अल्सर वाले को, ठीक है, जीर्ण क्रॉनिक दर्द और अर्थराइटिस वाले मरीज को, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन वाले को एंड डायबिटीज वाले को। तो एक मरीज है जिस मरीज को कम्प्लीमेंट्री थेरेपी से आराम मिलता है वह कौन सी बीमारी है, तो जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी, क्रॉनिक दर्द और अर्थराइटिस में। ठीक है, आगे चलते हैं। 7वां नंबर का जो क्वेश्चन है, मरीज की मृत्यु होने पर अंग दान के लिए किसकी रिक्वेस्ट एप्रोप्रिएट है, मतलब मरीज की मृत्यु अगर हो गया है, ठीक है, और मरीज की मृत्यु हो जाने पर अंग दान के लिए किसकी रिक्वेस्ट एप्रोप्रिएट होती है। ठीक है, किसकी रिक्वेस्ट, विशेषज्ञता शिक्षित कर्मियों का, नर्स जो मरीज की देखभाल करती है, परिवार का डॉक्टर, ठीक है, कोई भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता। तो देखिए मरीज को डेथ हो जाने के बाद मरीज के शरीर में कुछ ऐसे ऑर्गेन होते हैं जिसका इस्तेमाल बाद में किसी अन्य व्यक्तियों के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जो है उससे रिक्वेस्ट किया जाता है उसके अटेंडर से, घर वालों से, क्योंकि वो व्यक्ति तो डेथ कर गया है, तो उसके जो पावर में है, उसके जो अटेंडर है उससे रिक्वेस्ट किया जा सकता है। तो किसका रिक्वेस्ट एप्रोप्रिएट होता है ताकि वो अंगदान कर सके, तो जो विशेष ट्रेनिंग कर्मी होते हैं इसके लिए वो जो है विशेषता शिक्षित कर्मी वह जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं अंगदान के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है 8वां नंबर का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, देख लीजिए, एक बेहोश व्यक्ति को ओरल केस देते समय कौन सी महत्वपूर्ण ज़रूरत है। तो एक बेहोश व्यक्ति है, बातें ध्यान से देखिएगा, एक बेहोश व्यक्ति को ओरल केस, ठीक है, देते समय कौन सी महत्वपूर्ण ज़रूरत है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि माउथ केयर के लिए आदेशित घोल का उपयोग करना। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जो क्वेश्चन है मैं बता दूँ, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक बेहोश व्यक्ति को ओरल केस देते समय कौन सी महत्वपूर्ण ज़रूरत है। ठीक है, कौन सी महत्वपूर्ण ज़रूरत है, माउथ केयर के लिए आदेशित घोल का उपयोग करना, ये तो घोल का उपयोग किया ही जाएगा, आकांक्षा को रोकना, ठीक है, कृत्रिम दांतों को जो है देखना एंड हर पारी में मौखिक देखभाल करना। ठीक है, हर पारी मतलब हर शिफ्ट में जो है मौखिक ओरल का देखभाल करना। देखिए एक बेहोश व्यक्ति है उसका आप ओरल केस दे रहे हैं, ठीक है, ओरल केस देते समय कौन सी महत्वपूर्ण ज़रूरत है, तो उसके महत्वपूर्ण ज़रूरत है कि उसकी आकांक्षाओं को रोकिए। ठीक है, उसका जो डिजायर है उसको जो है कंट्रोल रोकना, उस पर कंट्रोल करना। ठीक है, 18 है। 19 क्वेश्चन है यहाँ पे, नर्सिंग प्रोसेस का पहला कदम, नर्सिंग प्रोसेस का पहला कदम क्या होता है। ठीक है, नर्सिंग प्रोसेस का पहला कदम क्या होता है, आकलन, निदान, योजना, कार्यान्वयन, इम्प्लीमेशन। ठीक है, तो जो 9वां नंबर का क्वेश्चन है अपना वह है नर्सिंग प्रोसेस का पहला जो स्टेप होता है वह असेसमेंट होता है, आकलन होता है। आप लोग पढ़े हैं 5 स्टेप। आगे है मरीज से सब्जेक्टिव डाटा इकट्ठा करना कौन से फेज में आता है, तो आकलन जो होता है 10वां नंबर का जो क्वेश्चन है, आकलन अवस्था में, नर्सिंग निदान में, ठीक है, क्रियान्वयन अवस्था में या योजना की अवस्था में। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं
कि मरीज से सब्जेक्टिव उससे जो भी सूचना इकट्ठा करते हैं वो तो असेसमेंट में ही होता है, आकलन में ही ना मरीज के बारे में हम पता लगाते हैं। तो ये डाटा तैयार होता है आकलन से ही, यानी फर्स्ट फेज से ही। ठीक है, तो 10 के आपका ए। ठीक है, आगे चलिए। आगे है 11 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नर्सिंग निदान का उदाहरण है। अब यहाँ पे नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, हाइपरटेंशन है, पेन है, शॉक है, एंड उसके बाद हाइपरग्लाइसेमिया है। तो देखिए नर्सिंग निदान में क्या होता है कि हम मरीज से पूछते हैं और उसका जो है डायग्नोस्टिक्स करते हैं। ठीक है, डायग्नोस्टिक्स तैयार करते हैं। तो ऐसे में हाइपरटेंशन, शॉक और हाइपरग्लाइसेमिया, यह आपका अचानक भी किसी में है उसका बीपी अचानक से हाई हो गया, शॉक लग गया, ठीक है, और उसका जो है ग्लूकोज लेवल कम हो गया, ज़्यादा हो गया, तो इन सब कंडीशन में आपका जो है एक अलग स्थिति बनता है। लेकिन जो पेन होता है यह नर्सिंग डायग्नोसिस में हम पूछते हैं मरीज से कि कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है बताइए, ठीक है, दर्द कैसा है, उससे पूछते हैं। बातें को समझ रहे हैं हम। तो इस प्रकार से A11 नर्सिंग निदान का एक उदाहरण अपना ऑप्शन नंबर बी है, पेन है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए। ठीक है, आगे चलिए। आगे है मरीज से सूचना इकट्ठा करना और व्याख्या करना क्या दर्शाता है। मरीज का आकलन, देखभाल की योजना, मरीज की स्वास्थ्य समस्या और मरीज का नर्सिंग क्रियान्वयन करना। ठीक है, तो मरीज से सूचना इकट्ठा करना, उससे व्याख्या का दर्शन व्याख्या करना जो दर्शाता है वो क्या दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है, मरीज से हम कोई सूचना इकट्ठा किए, किस फेज में किएंगे, असेसमेंट में, प्राप्त करेंगे जानकारी और उसका हम व्याख्या करते हैं। तो ये क्या दर्शाता है, ठीक है, ये दर्शाता है मरीज की स्वास्थ्य के समस्या। क्वेश्चन लॉजिक समझिएगा। बहुत लोग कहेंगे सर सूचना का इकट्ठा तो हम आकलन में करते हैं, तो हमसे ये नहीं ना पूछ रहा है कि किस फेज में हम सूचना का जो है सूचना इकट्ठा करते हैं, ये तो हमसे पूछ नहीं रहा है। हमसे ये पूछ रहा है कि मरीज से सूचना का इकट्ठा और व्याख्या करते हैं, तो उससे हमें जो है मरीज की स्वास्थ्य समस्या के बारे में पता लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में फंसाता है और लोग कहता है जा हम तो सही मार के आए हैं, गलत कैसे हो गया। ठीक है ना। 13 नंबर क्वेश्चन, नर्सिंग प्रोसेस में एक्शन फेज में क्या शामिल होता है। एक्शन फेज में जहाँ पे काम शुरू होता है वहाँ पे क्या शामिल होता है, ये ध्यान में रखिएगा। वहाँ पे सब्जेक्टिव असेसमेंट होता है, प्लानिंग होता है, इम्प्लीमेशन होता है एंड इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, चारों में से क्या होगा एक्शन फेज में। तो जो नर्सिंग प्रोसेस है उसमें जो एक्शन फेज होता है वहाँ पे अपने काम शुरू हो जाता है। ठीक है, इम्प्लीमेशन हो जाता है, जो हम नर्सिंग डायग्नोसिस प्लानिंग बनाए हैं उस पर जो आधारित आपका इम्प्लीमेशन जो है आपका शुरू हो जाता है, ऑप्शन सी। 14 नंबर का क्वेश्चन है, नर्सिंग प्रोसेस में योजना को प्राथमिकता देना आधारित है। ठीक है, हमसे ये पूछ रहा है कि नर्सिंग जो प्रक्रिया है उसमें प्लानिंग को हम लोग प्राथमिकता देना आधारित है, किस पे आधारित है हमें ये बताना है। सूचना संसाधन मॉडल पर, मानव आवश्यकता मॉस्ले हिरेकी नियम पर एंड एरिक एरिक्सन थ्योरी पर, स्वास्थ्य रोग कंटिनमन मॉडल पर। मैं बता देता हूँ, नर्सिंग प्रोसेस में जो प्लानिंग बनता है वह प्लानिंग जो है नीड पर बेस्ड होता है, आवश्यकता पर जो है आधारित होता है। अब आप लोग पढ़े होंगे बिहेवियर साइंस में मॉस्ले के हिरेकी नियम, ठीक है ना, आवश्यकता पदानुक्रम, ठीक है ना, वो वाला पढ़े हैं। तो वही चीज़ें हैं, मरीज की हम कोई भी ट्रीटमेंट चार्ट बनाते हैं तो मरीज की आवश्यकता के अनुसार बनाते हैं। तो इसलिए मॉस्ले का हिरेकी नियम जो है अपना 14 का बी होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये सब क्वेश्चन थ्योरिकल बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब आपके यूट्यूब पर दूसरा कोई नहीं कराएगा। दूसरा कराएगा इंट्राडर्मल कितना लगता है, कितना एंगल पर, ठीक है, सबक्यूटेनियस कितना एंगल पर लगता है, बताइए, ये बताइए, वो बताइए, इस टाइप से ऑब्जेक्टिव जो कि आप दिन रात पढ़ते हैं वो सब एग्जाम में उतना आता नहीं है। अब आ गया स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन, थ्योरिकल लेवल टाइप से पूछता है, बातें को समझिए। आगे है यहाँ पे देखिए, निम्न में से मरीज की नर्सिंग केयर प्लान में प्राथमिकता किसे देनी चाहिए। मरीज के हम नर्सिंग केयर प्लान बना रहे हैं तो हम किसके प्राथमिकता देंगे, फिजिशियन के आदेश का, नर्सिंग कंडीशन नर्सेज की अवस्था पर, मरीज की अवस्था पर, अस्पताल के पॉलिसी पर। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम नर्सिंग केयर प्लान बना रहे हैं, तो चूंकि हम नर्सिंग केयर प्लान बना रहे हैं, ठीक है, हम मरीज के लिए बना रहे हैं, तो हम मरीज को ध्यान में, उसके अवस्था के ध्यान में रखकर बनाएंगे कि मरीज कैसा है। मान गए मरीज डायरिया का है तो उसके हम फ्रैक्चर का थोड़ी ना केयर प्लान बनाएंगे, उसके लिए तो हम डायरिया का ही केयर प्लान बनाएंगे। इसमें नरम भोजन दाना देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है कैलोरी वाला, प्रोटीन वाला देंगे ताकि शरीर में उसे एनर्जी भी मिलेगा। ज़्यादा पेय पदार्थ देंगे ताकि जो पानी निकल रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, उसको जो है कंट्रोल किया जाए। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम उसके कंडीशन के हिसाब से प्लानिंग बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
16 नंबर का क्वेश्चन है अपना यहाँ पे, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। 16 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सी प्रश्न पूछने की विधि अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस है। मतलब अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस, समझ रहे हैं चीज़ों को, यानी फिर से कहना, जांच करना, बंद प्रश्न, खुले प्रश्न। तो अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस और डिस्कस टू अपॉर्चुनिटी, समझ रहे हैं चीज़ों को। तो 16 नंबर का जो क्वेश्चन है वह अपना ओपन टू इंडेड क्वेश्चन है, ठीक है। ओपन टू इंडेड क्वेश्चन है, यानी खुले प्रश्न है, यानी अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस जाएगा तो वह आपका ओपन इंडेड क्वेश्चन हो जाएगा, खुले प्रश्न होगा, बंद प्रश्न, जांच, फिर से कहना, ठीक है। तो अगर हम निम्न में से कौन सी प्रश्न पूछने की विधि अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस है, तो अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस एक विधि है जिसमें खुले प्रश्न में जो है या आपका ओपन इंडेड क्वेश्चंस होता है, ठीक है। 17 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पे बहुत बढ़िया ये भी क्वेश्चन है। आप अपने अकेले रहने के अनुभव को कैसे व्याख्या करेंगे। यह एक उदाहरण है, किसका, आप अपने अकेले रहने के एक्सपीरियंस को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। यह एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है, जैसे आप किसी काउंसलर के पास गए, ठीक है, काउंसलर के पास, काउंसलर आपको कहा कि आप अपने बारे में बताइए कि आप अकेले रहते हैं, क्यों रहते हैं, क्या ए ओ दिस डेट। तो वही कह रहा है आप अपने अकेले रहने के अनुभव को कैसे व्याख्या करेंगे। यह एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है, जांच का, ठीक है, बंद प्रश्न का, खुले प्रश्न का, संरचनात्मक प्रश्न का, ठीक है। तो आप अपने अकेले रहने के अनुभवों को व्याख्या करेंगे, यह एक सीधी खुली प्रश्न है, ठीक है। जो आप जो है अपने बारे में जो भी मन है अपने अकेले रहने के बारे में बता दीजिए। देखिए, बताना, डिस्कस करना, मतलब आपको सीधा आज़ादी दिया जा रहा है या किसी टॉपिक पर डिस्कस किया जा रहा है तो उसमें विस्तृत से भी हो सकता है, आपको आपके बारे में पूछा जा रहा है, मतलब जितना हो सके आप बता दीजिए। डिस्कस में भी जितना होता है मन के भड़ास आप निकाल दीजिए। तो ये जो कम्प्लीटली निकालने की बात होती है वह आपका ओपन क्वेश्चन होता है, ओपन इंडेड क्वेश्चन होता है, खुले प्रश्न होता है। जो आपसे खुले प्रश्न किया जा रहा है, आपको जो मन है, जितना मन है उस पर डिस्कस कीजिए, बोलिए उसके बारे में। तो ये ओपन क्वेश्चन, खुले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप खुद सोचिए, 18 क्वेश्चन कर रहा है, क्या आप अभी बेचैनी महसूस कर रहे हो। यह एक उदाहरण है, आपसे कोई पूछ रहा है कि क्या आप अभी बेचैनी महसूस कर रहे हो। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, मतलब आपसे कुछ पूछ रहा है, ज़्यादा नहीं। आपको ये नहीं कह रहा कि अपने बारे में आप फलाने जगह गए थे घूमने तो आप वहाँ पे क्या क्या देखें बताइए, तो उसके बारे में डिटेल से पूछ रहा है, तो वो हो गया ओपन। लेकिन कह रहा है कि अभी आप बेचैनी महसूस कर रहे हैं, तो आप क्या बोलिएगा, हाँ कर रहे हैं, या ज़्यादा कर रहे हैं, या कम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हाँ आप बेचैनी महसूस कर रहे हैं तो आप पूरा उसको डिटेल से बखान करने लगिएगा। बखान करने के लिए कुछ मैटर भी होना चाहिए ना, तो इसमें तो कुछ नहीं है। सीधा पूछा जा रहा है कि आप अभी बेचैनी महसूस कर रहे हो, बताओ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, हाँ या ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो हाँ या ना में जवाब दिया जाए वह आपका बंद प्रकार के क्लोज इंडेड क्वेश्चन होता है, ठीक है। आगे है 19 नंबर का क्वेश्चन है अपना, यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग कि क्या कह रहा है यहाँ पे जो क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे आप लोग को क्लियर कर दूँ। 19 नंबर का जो क्वेश्चन है, मरीज के रिकॉर्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। मरीज का जो रिकॉर्ड होता है उसका प्राथमिक पर्पज क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, रिसर्च, फंडिंग। देखिए, तो मरीज का रिकॉर्ड का जो प्रथम उद्देश्य होता है वह कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक स्टाफ से दूसरे स्टाफ के बीच, डॉक्टर से नर्स के बीच, नर्स से अन्य स्टाफों के बीच वह रिकॉर्ड जो है, वह मरीज का रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कम्युनिकेशन में, ठीक है। चलिए, क्योंकि वह रिकॉर्ड ही जो है मरीज का रिकॉर्ड ही नर्स जो है, नर्स को बताएगा कि इसको क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, डॉक्टर को बताएगा कितना क्या चला है, नहीं चला। तो यह एक प्रकार से प्राथमिक कम्युनिकेशन का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है 20 नंबर का अपना क्वेश्चन है, पैर का अंदर मुड़ना गति क्या कहते हैं। पैर का अंदर की तरफ मुड़ना कौन सा मूवमेंट गति होता है। फ्लेक्शन होता है, एक्सटेंशन होता है, प्रोनेशन होता है एंड सुपिनेशन होता है। तो 20 नंबर का राइट आंसर प्रोनेशन होता है। पैर का अंदर मुड़ना ये गति प्रोनेशन कहलाता है। तो ये हमारा रहा आज का आपका ये 20वां क्वेश्चन, ठीक है। आगे है 21 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से पैरेंटल रूट से दवाई देने को वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। मतलब इनमें से कौन एक माध्यम है जिसको हम पैरेंटल रूट से दवाई देने में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें बताना है।
इंट्रामस्कुलर है, इंट्राडर्मल है, सबलिंगुअल है, इंट्रावीनस है। तो राइट आंसर क्या होगा माय डियर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 21 का सी, सबलिंगुअल। सबलिंगुअल क्या होता है आपको पता है, जीभ के नीचे दवाइयाँ रख लीजिए और उसको जो है अपना ये करते रहिए, ठीक है ना, वही जो है सबलिंगुअल होता है, ठीक है। लेकिन आपको पता है पेरेंटल रूट वो होता है जितने भी इंजेक्शन देने का माध्यम है, ठीक है ना, दवाई देने का जो आपका माध्यम होता है खासकर जो इंजेक्शन वाला वो पेरेंटल रूट में आता है। तो इंट्रामस्कुलर इसमें भी, इंट्राडर्मल ये भी, इंट्रावेनस ये आपका तीनों आ जाएगा पेरेंटल रूट में, बट सबलिंगुअल आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है। 22 नंबर का जो क्वेश्चन है, सभी दवाइयों देने के पेरेंटल रूट है सिवाय एक के। इनमें से 3 जो है पेरेंटल रूट में आएंगे सिवाय एक के। कौन एक के? ठीक है, कौन एक के? देखिए सभी दवाएं देने के पेरेंटल रूट है सिवाय एक को छोड़कर, सिवाय एक को छोड़कर, ठीक है, एक को छोड़कर। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है कि सभी दवाएं देने के पेरेंटल रूट है एक्सेप्ट किसका, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा पूछा है, सबलिंगुअल, इंट्राडर्मल, रेक्टल और ओरल, ठीक है, नहीं है, सिवाय नहीं है। देखिए सभी दवाइयाँ देने के पेरेंटल रूट नहीं है सिवाय एक के, ठीक है, नहीं है। तो देखिए सभी दवाएं पेरेंटल रूट देने का नहीं है सिवाय एक को छोड़कर। अब अभी आप पढ़े हैं सबलिंगुअल पेरेंटल में नहीं आएगा, रेक्टल पेरेंटल में नहीं आएगा, ओरल पेरेंटल में नहीं आएगा, लेकिन इंट्राडर्मल आपका पेरेंटल रूट में आ जाएगा। इसलिए एक छोड़कर यह सब के सब पेरेंटल में आपका नहीं आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, 22 नंबर हो गया। आगे है 23 नंबर का क्वेश्चन है, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज निम्न में से किस स्थिति में उपयोगी है? चेस्ट में ट्यूब डालकर जो ड्रेनेज किया जाता है वह किस स्थिति में जो है उपयोगी होता है ये बताना है, ठीक है। नीमोथेरेक्स में, ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन में, हीमोथेरेक्स में, उपरोक्त में से सभी। तो राइट आंसर जो है इनमें से सभी कंडीशन में जो है हम चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज उपयोगी कर सकते हैं, चाहे वो हीमोथेरेक्स हो, चाहे प्लूरल इफ्यूजन हो, चाहे नीमोथेरेक्स हो। ओके 24 नंबर का क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ। ये जो दो देख रहे हैं सब ए स्क्वायर है, ठीक है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा। हमसे ये पूछ रहा है 24 नंबर का जो क्वेश्चन है ये हमसे पूछा जा रहा है कि BMI गणना करने का फार्मूला क्या है? BMI गणना करने का फार्मूला क्या है, ठीक है। तो BMI हम बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकालते हैं? 24 नंबर है, BMI इजकल टू वजन केजी में और इंटू ऊंचाई सेंटीमीटर स्क्वायर। BMI इजकल टू वजन केजी में, ऊंचाई मीटर स्क्वायर। सी नंबर में है 2 BMI इजकल टू वजन पाउंड्स में, ऊंचाई मीटर स्क्वायर। डी BMI इजकल टू वजन पाउंड्स में, ऊंचाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं आपको बता दूं BMI गणना करने का जो फार्मूला होता है 24 नंबर जो है BMI गणना करने की जो फार्मूला है ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, राइट आंसर। 25 नंबर का जो क्वेश्चन है 25 नंबर कहता है एसाइटिस का कॉमन कॉज क्या है? एसाइटिस का कॉमन कॉज क्या है? निर्जलीकरण, प्रोटीन की कमी, एपेंडिसाइटिस, रक्त विकार। तो मैं बता दूं 25 का राइट आंसर एसाइटिस का कॉमन जो कारण है वह आपका होने वाला है प्रोटीन की कमी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है 26 नंबर का क्वेश्चन है अपना यहाँ पे, CPR का मतलब क्या होता है? कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, ठीक है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन इज द राइट आंसर। 27 नंबर का क्वेश्चन है माय डियर, यहाँ पे मूत्र का pH मान कितना होता है? मूत्र का pH मान हमसे पूछा जा रहा है। मूत्र का pH मान कितना होता है आपको कमेंट करके बताना है, इन चारों में क्या होगा pH मान, ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ओके आगे चलते हैं, 28 नंबर का है श्लेष्मा यानी ओरल म्यूकोसा मेम्ब्रेन के सूजन को क्या कहते हैं? एस्टोमेटाइटिस, ठीक है, यूविलाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, म्यूक्यूसाइटाइटिस, ठीक है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि ओरल का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है मुख गुहा का, उसका इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है? तो आपको पता है एस्टोमेटाइटिस कहलाती है, ये आपको पता होना चाहिए। 29 नंबर का क्वेश्चन है माय डियर, कह रहा है निगलने में तकलीफ को क्या कहते हैं? 29 नंबर का क्वेश्चन है निगलने में कठिनाई को क्या कहते हैं? डिस्पेप्सिया कहते हैं, नौसिया कहते हैं, डिस्फेजिया कहते हैं, या फेजाइटिस कहते हैं, गले में जलन कहते हैं। तो 29 नंबर का जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, निगलने में कठिनाई होना डिस्फेजिया कहलाता है, ठीक है। आगे चलिए, और आज का आखिरी प्रश्न आपका है, निम्न में से क्लियर फ्लूइड है सिवाय किसके? मतलब ठीक है,
सब जो है क्लियर फ्लूइड है, एक को छोड़कर, ठीक है, एक को छोड़कर। तो 30 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सेक जो होता है यह आपका क्लियर जूस नहीं होता है, बातें को समझिए, ठीक है। सेक देखिएगा तो मोटा होता है, ठीक है, तो इसलिए यह क्लियर आपका फ्लूइड नहीं होता है। तो इस प्रकार से 30 का बी आंसर होगा।